सो हेलो मेरे ट्रेवलर्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि मस्त होंगे, झकास होंगे, एज ऑलवेज खूब सारे मजे भी कर रहे होंगे। अब निक्कू भैया हैं, क्या लाए हैं? तो मैं आज लेकर आया हूं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड अकाउंटिंग फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि पार्टनरशिप का आखिरी चैप्टर। फिर हम इसको कर देंगे टाटा बाय बाय, 36 नंबर अपनी जेब में रखकर। मुझे उम्मीद है कि आपने जो भी क्लासेस देखी हैं उसके हिसाब से प्रैक्टिस की होगी और आपको सब कुछ बनने भी लगा होगा। फिर दिवाली के छुट्टी के बाद हम मिले हैं तो इन सब में आपको काफी अच्छा टाइम भी मिल गया होगा। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे शेयर कैपिटल के चैप्टर में। तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज क्या है हमारे पास, तो देखिए हम पढ़ेंगे अबाउट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, थोड़ा बहुत उसके बारे में जानेंगे, थोड़ा विजन करेंगे कि क्या क्या किया जा सकता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स, फिर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट, इन सबको बनाना भी आज ही सीखने वाले हैं। फिर मेमोरेंडम बैलेंस शीट, यानी कि अगर मान लीजिए आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी है, प्रॉपर बैलेंस शीट बना के नहीं दी, तो फिर आप क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी जानेंगे। देन जर्नल एंट्रीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन। जर्नल एंट्री यहां पे भैया जी एस्ट्रिक्ट मारता हूं। क्यों भैया एस्ट्रिक्ट क्यों मार रहे हो? क्योंकि इसके आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। कई बार देखा गया है कि इस चैप्टर से जर्नल एंट्री पूछ ली जाती है। जब हम ये फॉर्मेट पढ़ लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो हमें फॉर्मेट याद हो जाता है, आइटम्स कहां कहां लिखने, कहां खांचे भरने, सब पता चल जाता है। मगर जब कोई अचानक से आपसे जर्नल एंट्री पूछता है तो पत्ती गुल हो जाती है। इसीलिए इसकी भी जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि मेरा मानना है अगर पेपर कभी टफ होगा या थोड़ा सा भी एनालिटिकल होगा, या वो चाहेंगे कि 6 नंबर के लिए बहुत बड़ा सवाल ना पूछें, तो वो आपको सीधा जर्नल एंट्री डाल देंगे और यहां पे प्रॉब्लम आती है। तो इसके भी क्वेश्चंस करने हैं। जर्नल एंट्री को हलवा भी नहीं समझना जब तक अच्छे से बन ना जाए। ठीक है, फिर चलो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास 3 ही लोग थे। एक है हमारे प्यारे निक्कू भैया, टिंग टिंग टिंग, ठीक है। तो निक्कू भैया जी बिजनेस कर रहे थे, किनके साथ कर रहे थे अब तो आपको पता ही है, तो बोल दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपने बता दिया होगा कि निक्की दीदी जी के साथ कर रहे थे। ठीक है, फिर बीच में कभी कभी विक्की भैया भी आते थे, हमने कभी उन्हीं को रिटायर करवा दिया, कभी वही भगवान जी के पास चले गए। अब हमारे पास वो दोबारा आ चुके हैं, क्योंकि चैप्टर बदल गया है ना। ठीक है, वरना कहोगे भैया जो भगवान जी के पास जाते हैं वो आते कहाँ है। हाँ, लेकिन हमारा चैप्टर बदल गया है तो सिचुएशन बदल गई है। तो लीजिए विक्की भैया जी भी आ चुके हैं। ठीक है, अब विक्की भैया जी, निक्कू भैया जी, निक्की दीदी, तीनों बिजनेस करते थे। मान लीजिए अगर इन दोनों में सोचा कि भाई अब खत्म, टाटा बाय बाय, इनको कोई नया पार्टनर नहीं मिला, अब पार्टनरशिप बची ही नहीं, क्योंकि अकेला तो पार्टनरशिप में होता ही नहीं है, 2 और मोर पर्सन चाहिए होते हैं। या फिर मान लीजिए तीनों ही क्या कर सकते हैं इंसान के वक्त का, कभी इलीगल एक्टिविटी करने लग गए, या फिर किसी भी वजह से एक आदमी ही रह गया, या तीनों ने कहा बस यार जिस काम के लिए दोस्ती की थी हो गई, अब टाटा बाय बाय करो, या जिस काम के लिए आपने प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप की थी हो गई, टाटा बाय बाय करो। यानी कि एक तरीके से पूरी फर्म खत्म। वही हम यहां पढ़ने वाले हैं। अब जैसे ही ये सुना, आपका दिमाग, एनालिटिकल दिमाग क्या कहना चाहिए, भैया अगर पूरी फर्म गायब होने वाली है तो एसेट्स का क्या होगा, है कि नहीं भैया? फिर लायबिलिटीज का क्या होगा, वो जो बैलेंस शीट में हुआ करती थी। फिर भैया पार्टनर्स कैपिटल का क्या होगा, है ना, जो कैपिटल थी उसका क्या होगा। तो हालांकि वो लायबिलिटी में ही है, पर हम कैपिटल अलग से लिखते हैं इसलिए मैंने लिख दिया। तो भैया इन सब का क्या होगा, वो पीएसआर का क्या होगा जिसके लिए बांटते थे। जाहिर सी बात है आखिरी बार वो चीजें बटेंगी। पर यहां पर एक चीज हमको समझ में आ गई कि ये एसेट्स जो होते हैं ये पार्टनर को मिलते हैं, यानी एक तरीके से पार्टनर के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट करते हैं। लायबिलिटी एक ऑब्लिगेशन है तो इसको पे करना पड़ता होगा। ठीक है, तो इसको पे ऑफ किया जाता है और इसको रियलाइज किया जाता है। यहीं से वर्ड निकला रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहां पर सबसे पहले बनेगा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, जहां पर ये दोनों चीजें आ जाएंगी। ये दोनों चीजें क्या करेंगी, आ जाएंगी। इसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होंगे, उसी को हम इन चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बेसिकली देखा जाए तो इस चैप्टर में यही एक नया पॉइंट है। ठीक है, अब यार रियलाइजेशन में एस हो या जेड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इंग्लिश का इधर का उधर लेना देना होता है, तो उसको देख लीजिएगा, उसकी वजह से टेंशन मत लेने लगना। ठीक है, देन सेकंड, जाहिर सी बात है कैपिटल अकाउंट तो हम बनाएंगे ही पार्टनर्स का। थर्ड,
अब कई बार क्या होता है कि फर्म में पार्टनर्स लोन भी दे के रखे होते हैं, कई बार फर्म पार्टनर्स को लोन दे के रखी होती है, तो लोन अकाउंट भी बनेगा। ये वैसे हम सीख चुके हैं और यहाँ तो सिंपल वाला बनता है, यहाँ पे कोई टफ वाला भी नहीं बनता। हम इसे रिटायरमेंट में और डेथ में भी सीख चुके हैं। देन जाहिर सी बात है कि आप एसेट से आपको कुछ पैसा मिलेगा, लायबिलिटीज में आप कुछ पैसा दोगे, तो इसका मतलब कि या पैसा आएगा या पैसा जाएगा, पर जब दोनों चीजें करेंगे तो या तो पैसा आएगा ज्यादा जाएगा कम, या तो जाएगा ज्यादा आएगा कम। तो बैंक अकाउंट का कुछ ना कुछ तो होने वाला है, तो बैंक अकाउंट भी यहां पर बनेगा। अल्टीमेटली अगर आपको याद हो तो हम बैलेंस शीट बनाया करते थे, बराबर आ जाती थी तो सुकून से सो जाया करते थे। क्यों? क्योंकि भाई सब कुछ सही हो गया। ऐसे ही यहां पर बैंक अकाउंट का काम है, अगर ये बराबर आ गया तो सब कुछ सही है, चंगा है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली 4 अकाउंट्स रहते हैं। तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो फिर स्टार्ट किया जाए, तो चलिए फिर थ्योरी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पावर ऑफ थ्योरी सबसे पहले जरूरी है। नाउ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मीनिंग ऑफ डिसॉल्यूशन। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म रेफर्स कंप्लीट क्लोज डाउन ऑफ द बिजनेस, all the assets are disposed of and liabilities are paid off and the balance is paid to the partners after settlement of their accounts। यानी कि सारे के सारे एसेट्स को बेचकर पैसे लिए जाएंगे, सारी लायबिलिटीज को पैसे दिए जाएंगे, फिर अगर कुछ बच गया तो पार्टनर को मिलेगा। अब सवाल सीधा, नहीं बचा तो उसके बारे में पढ़ेंगे, पर मैं अभी बता देता हूं, पार्टनर से लेंगे, फिर उनसे वापस ली जाएंगी चीजें, कहेंगे भैया कहीं से भी लाओ लेकिन लेकर आओ। ठीक है, तो ये मीनिंग ऑफ डिसॉल्यूशन में पहले हमने फर्म के बारे में जाना। अब आगे बढ़ते हैं, तो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में जानते हैं। तो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता था भैया? कोई भी बदलाव पार्टनरशिप की डीड में होती थी तो वो डीड कैंसिल होके ही नई बनती थी, पुरानी कैंसिल होगी तभी नई बनेगी, तो उसको बोल दिया जाता था डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। refers to change in the economic relationship among partners without affecting the continuation of business. Thus, the existing firm is reconstituted without affecting the dissolution of firm। यानी कि फिर क्या होता था, फर्म डिसॉल्व नहीं होती थी, 2 पार्टनर्स के बीच का रिश्ता, या 3 पार्टनर्स, अब मेरा एक मुंडी एक समझो और ये 2-3, तो ये 3 पार्टनर्स हिलडुल जाते थे, उसकी वजह से कुछ ना कुछ बदलाव आता था। तो फिर हम क्या कहते थे उसे? डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, क्योंकि ये तीनों हिल रहे हैं पर बिजनेस कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है, नाउ ऐसा कब होता था? तो याद कर लीजिए पुरानी बातें, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग आ गया, एडमिशन आ गया, रिटायरमेंट आ गया, डेथ आ गया, अमलगमेशन आ गया, और भी बहुत सारे पॉइंट थे जहां पर आप पार्टनरशिप को बदलते हुए देखते थे। अभी तक ये तो हम पढ़ ही रहे थे, बट इसमें फर्म नहीं बंद हो रही थी। ठीक है, तो इसीलिए इसे डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोल रहे थे। बट अब डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होगा कैसे? Dissolution of partnership firm refers to the complete close down of the business of the firm. Thus, all assets are disposed of, all liabilities are paid off. Thereafter, the account of partners are settled and paid. ठीक है, अब वो तरीका क्या है? तो in following circumstances, सबसे पहले all the partners of the firm give their consent, पहले तो वो देंगे, then firm business becomes unlawful। यानी कि अगर मान लीजिए सारे पार्टनर ने कह दिया बंद कर दो यार, हो गया, बहुत बिजनेस कर लिया, अब मन नहीं कर रहा, अब आराम करने का मन है, या कोई भी वजह से जब सारे लोग एग्री कर जाएं, या फिर बिजनेस का अनलॉफुल हो जाए, या ऑल द पार्टनर्स और पार्टनर्स हैव सेव वन बिकम इंसॉल्वेंट, यानी कि एक को छोड़कर बाकी सब इंसॉल्वेंट हो जाए, तो भी तो पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगी, क्योंकि अकेला तो पार्टनरशिप में कहलाएगा ही नहीं। ठीक है, फिर इन केस द पार्टनरशिप is at will or if any partner gives notice, dissolution of firm made under the order of court। यानी कोर्ट नहीं कह दिया भैया ये कंपनी बंद करो, यानी पार्टनरशिप कंपनी नहीं बोलेंगे, पार्टनरशिप बंद कीजिए, तो इन सभी चीजों में क्या होता है? पार्टनरशिप क्लोज हो जाती है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है फिर इसके बीच में कुछ डिफरेंस है, तो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या डिफरेंस है उसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए, मीनिंग तो हमको पता ही चल गया, इसमें क्या होता है? रेफर्स टू चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स के बीच में कुछ चेंज आ रहा है तो उसे हम बोलेंगे डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बट कंप्लीट क्लोज डाउन, देखिए बार बार वर्ड है कंप्लीट क्लोज डाउन, तब हम उसे बोलेंगे, और वो भी किसका कंप्लीट क्लोज डाउन? ऑफ बिजनेस, तो वो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाएगा। देन कंट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस, तो यहां पे फर्म कंटिन्यूज विद द डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यहां पे फर्म कंटिन्यू रहती है, बट यहां पर dissolution of firm means dissolution of partnership as well।
यानी कि अगर पार्टनरशिप में कोई चेंज आया तो फर्म तो चलती रहेगी, पर अगर फर्म ही बंद हो गई तो पार्टनर का क्या करेंगे? अचार तो डलवाना नहीं है, तो बस हालांकि हम अपने घर में अचार डाल सकते हैं पर बिजनेस में आके थोड़ी डालेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट, यहां पर सेम बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं, बट यहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट आर आल्सो क्लोज्ड विद द डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। आप सारी बुक्स को पटक पटक कर बंद कर देंगे, है ना, सिंपल है। फिर डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यहां पे मे और मे नॉट इन्वॉल्व डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। जाहिर सी बात है इसमें हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यानी एक पार्टनर हुआ तो सिर्फ चेंज आएगा, फर्म डिसॉल्व नहीं होगी। बट अगर यहां पर है तो डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म ऑलवेज इन्वॉल्व्स डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है तो पार्टनरशिप तो डिसॉल्व होगी ही होगी। ठीक है, नाउ एसेट्स एंड आउटसाइड लायबिलिटीज, यहां पर रिवैल्यू किया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया करते थे, याद है, यहां पर हम पे ऑफ करते हैं यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। देन एग्जिस्टेंस, जाहिर सी बात है ये तो कंटिन्यू रहता था, ठीक है, विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, यहां पर तो कंप्लीट पॉइंट अप है, खत्म ही हो गया खेल, टाटा बाय बाय करते ना अपन, टाटा बाय बाय, जाओ जाओ जाओ, वैसा हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मोड्स, इसको थोड़ा सा मैं टिक कर देता हूं, ये कभी कभी 2-3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। भैया इसमें क्या है, मैंने कहा देखिए अभी हमने जो पॉइंट्स पढ़े वही है, बस इसमें 2 भाग है। डिसॉल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट नहीं, आप खुद डिसाइड कर रहे हैं, कोई और रीजन है तो वो देखिए। पहले तो म्यूचुअल एग्रीमेंट, इसमें अभी हमने जो 5 पॉइंट पढ़े वही है बेसिकली। विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स कह रहे हैं टाटा बाय बाय करते हैं, ओके भैया जी, फिर तो फर्म बचेगी ही नहीं। या फिर व्हेन ऑल पार्टनर्स और ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट, यानी कि अगर एक बचेगा तो भी उसको हम डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म ही कहते हैं, क्योंकि अकेला पार्टनरशिप की डेफिनेशन में आता ही नहीं है। देन अगर बिजनेस अनलॉफुल है तो भी उसे बंद होना ही पड़ेगा। ऑन डिसॉल्यूशन कंप्लीटेशन ऑफ वेंचर, यानी एक वेंचर के लिए आप बने थे, कंप्लीट हो गया, खत्म करो भैया जी। बाय गिविंग नोटिस इफ पार्टनरशिप इज एट विल, अगर पार्टनरशिप इज एट विल थी तो नोटिस दिया, खत्म हो गया। या फिर ऑन एक्सपायरी ऑफ टर्म ऑफ द फर्म, यानी कि एक टर्म डिसाइड किया गया था फर्म का कि भाई इतने ही साल तक या इतने ही महीने तक, महीने तो नहीं होते वैसे, साल तक करेंगे, तो फिर वो टर्म खत्म हो गया तो पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है पूरी फर्म भी चली जाएगी। फिर एक होता है ऑर्डर बाय कोर्ट, यानी कि कोर्ट कहे बाबा पकड़े गए हो, कब तक खैर मनाते, तो उन्होंने अगर कह दिया तो, जैसे कि इफ अ पार्टनर बिकम्स मैन ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर मान लीजिए वो सारे के सारे ही अगर अनसाउंड के हो गए, तो इफ पार्टनर इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, अगर पार्टनर गिल्टी है मिसकंडक्ट के, तो यहां पर जरूरी नहीं कि सारे ही हो, एक भी होगा, लेकिन अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया आपको कि भैया बंद करो बंद करो बंद करो, तो आपको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ इफ अ पार्टनर ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन द बिजनेस विदाउट द कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, और वो केस करने चलेगा, कोर्ट ने कह दिया बंद करो। बेसिक पॉइंट यह है कि इन सब रीजंस में एक ही बात इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट ने कहा है टाटा बाय बाय। ठीक है, इफ अ पार्टनर कंसिस्टेंटली एंड डेलिबरेटली कमिट्स ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, इफ कोर्ट फाइंड्स दैट डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म इज जस्टिफाइड, इफ अ पार्टनर इज परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज अ पार्टनर, तो इन सब चीजों में लेकिन कोर्ट आपसे कहेगा कि भैया जी टाटा बाय बाय कीजिए, आपसे नहीं हो पा रहा है ना, तो फिर आपको जाना पड़ेगा, यानी कि पूरी की पूरी फर्म चली जाएगी। ठीक है, तो ये थे हमारे पास मोड्स ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें आपको याद रखना है, कई बार यहाँ पे कुछ बुक्स में यहाँ पे म्यूचुअल एग्रीमेंट लिखा होगा, तो बेसिक पॉइंट वही है, म्यूचुअल एग्रीमेंट यानी कि सारे पार्टनर्स मिलकर एग्री कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप सेक्शन देख रहे हो, क्या भैया इसको याद रखना जरूरी है? एज सच कोई जरूरी नहीं, अगर आपको याद है तो लिख दीजिए, नहीं है तो मत लिखिए। ठीक है, तो थ्योरी पार्ट में हम यहां तक तो पहुंच गए, अब बारी इसके आगे की है। आगे की बारी है सेक्शन 48, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये भी थ्योरी में आ जाता है। नाउ सेक्शन 48 क्या कहता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डील्स विद द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, यानी अकाउंट्स कैसे सेटल्ड किए जाएंगे उसके बारे में हमें बताता है। उसके रूल्स क्या हैं जरा उनको देख लीजिए। तो रूल्स हमसे क्या कह रहे हैं? सबसे पहला ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस, तो लॉस अगर होता है तो जाहिर सी बात है डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शैल बी पेड फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट, पहले तो आपको प्रॉफिट से बेचना है, देन आउट ऑफ कैपिटल यानी कि फिर कैपिटल से, देन लास्टली इफ नेसेसरी बी रियलाइज्ड फ्रॉम पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर पार्टनर्स से आपको उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मांगना है। एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स, द अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स, यानी कि अब देखिए हमारे पास एसेट्स हैं, उनका यूज कर भी हम पैसे अर्न करेंगे, मतलब रखेंगे अपने पास, इंक्लूडिंग एनी सम ऑफ मनी कंट्रीब्यूटेड बाय एनी पार्टनर टू मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ हिज कैपिटल, यानी कि किसी भी तरीके से अगर किसी की कैपिटल डेफिशिएंसी है तो ये ऑर्डर फॉलो होने वाला है। पहला डेब्ट्स ड्यू टू थर्ड पार्टी, पहले तो आपको उनको पेमेंट करना है,
देन पार्टनर्स लोन है तो उनको पेमेंट करना है, फिर पार्टनर की कैपिटल है तो पार्टनर को आपको देना है, फिर कोई बैलेंस बचा तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा। यानी कि सबसे पहले जो भी फर्म के अलावा थर्ड पार्टीज हैं सबको पहले पैसे मिलेंगे भैया जी। फिर जिस पार्टनर ने लोन दिया है, क्योंकि सबने लोन नहीं दिया होगा तो सबके हिस्से में पैसे जाएंगे, फिर भी पैसा बच गया तो आपकी कैपिटल है लेकर जाओ, और भी पैसा बच गया तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट आपने कमाया होगा वही वाला है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, तब लेकर चले जाओ। हालांकि सब कैपिटल अकाउंट में आ ही जाता है तो वहां से मिल ही जाएगा। ठीक है, नाउ पेमेंट ऑफ फर्म्स डेप्ट एंड प्राइवेट डेप्ट। अब देखिए कई बार क्या होता है, फर्म का डेप्ट होता है, कई बार प्राइवेट डेप्ट होता है, तो ये दोनों ही हमें देखने हैं। तो इन दोनों पर पॉइंट्स हैं, इसको भी आपको अच्छे से समझना है। फॉलोइंग प्रोविजन शैल अप्लाई, ये सारे अप्लाई होंगे, क्योंकि देखिए जब उधार है तो एक तो होगा कि पार्टनर्स तीनों मिलकर काम कर रहे होंगे तो फर्म ने किसी से उधार लिया होगा, एक होगा कि एक पार्टनर है टुपुक इधर से साइड में अपना कोई बिजनेस कर रहा है, वहां से कोई उधार हो गया, तो फिर क्या एडजस्टमेंट होंगे वो देखिए। तो देखिए जाहिर सी बात है, वैसे आप थोड़ा सा समझदारी लगाएंगे तो आप यहां तक पहुंच ही जाएंगे। फर्म्स प्रॉपर्टी शैल बी यूज्ड टू पे फर्म्स डेब्ट, सीधी सी बात है यार। इफ देयर इज एनी सरप्लस इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कोई सरप्लस है तो वो पार्टनर्स में बटेगा, सिंपल सा पॉइंट है। फर्म का काम तो फर्म ही करेगी, लेकिन इफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ ईच पार्टनर शैल बी यूज्ड टू पे ऑफ हिज और हर प्राइवेट डेब्ट्स एंड सरप्लस इफ एनी यूज्ड टू पे ऑफ फर्म्स डेब्ट, यानी कि अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो वो प्राइवेट डेब्ट यूज करने के लिए आएगा, अगर फर्म का कुछ है तो फर्म इफ एनी बी यूज्ड टू पे द फर्म्स डेब्ट। इसका मतलब अगर कुछ सरप्लस है तो फिर फर्म के डेब्ट को भी वो पे करने के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर आपके पास सरप्लस अमाउंट है तो जाहिर सी बात है फर्म का डेब्ट है तो वहां तो आपको पे करना ही पड़ेगा। पर यह बात याद रखिएगा कि अगर आपकी कोई फर्म की प्रॉपर्टी है तो वो तो फर्म के ही काम में आने वाली है, वो आपको पर्सनली नहीं मिलेगी जब तक कि सब कुछ होना जाए, और फिर जाहिर सी बात है फिर लास्ट में पीएसआर और वो सब की कैलकुलेशन होगी, उसके हिसाब से जो आपका हिस्सा बनेगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, नाउ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अब हम पहुंच चुके हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे जहां पे हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिलेशन अकाउंट बनाएंगे, फिर हम पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाएंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और फिर बैंक या कैश अकाउंट बनाएंगे। ये 4 अकाउंट यहां पर इंपॉर्टेंट है, इसी 4 अकाउंट के ऊपर ये पूरा चैप्टर बसा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले किसकी बारी आएगी, रिलेशन अकाउंट की। तो चलिए रिलेशन अकाउंट देखते हैं। तो देखिए रिलेशन अकाउंट को ध्यान से थोड़ा सा, है ना, यहां पर अब सचेत हो जाना है, सचेत। तो टू ऑल एसेट्स, यानी कि देखिए सबसे पहले जो भी आपके पास एसेट है उसको लिखिए। एसेट बैलेंस शीट में दिखाई देगी, डेबिट होती है। ओल्ड बैलेंस शीट से एसेट उठाइए और यहां लिखा दीजिए एक्सेप्ट, किन किन को छोड़कर, कैश, बैंक या प्रॉफिट एंड लॉस का अगर कोई डेबिट बैलेंस है या कोई फिक्सिशियस एसेट है या लोन टू पार्टनर है, उसको छोड़कर जितने भी एसेट्स हैं उसको आपको दिखाना है रिलेशन अकाउंट में इस साइड। अब अगर एसेट इस साइड है तो बता दो लायबिलिटी किस साइड आएगा, बता दो, इस साइड आएगा ना। तो देखिए बाय ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज एक्सेप्ट, इसमें क्या क्या है, पार्टनर्स लोन क्योंकि उसका अलग से अकाउंट बनता है इसीलिए वहां पर भी नहीं था। फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्योंकि ये पार्टनर्स को बंटता है उसकी कैपिटल में जाता है तो वो भी नहीं आएगा। देन कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, ये यहां पे मैं ये कर देता हूं कि कई बार क्या होता है, एक तो प्रोविजन एसेट में से माइनस हो रहे होते हैं या तो वो लायबिलिटी में दिख रहे हैं। अगर एसेट्स में से माइनस हो रहे हैं तो भी बैलेंस शीट में अगर एसेट में से माइनस हो रहे हैं तो इस साइड ही आएंगे, अगर वो लायबिलिटी में दिख रहे हैं तो भी वो इस साइड आएंगे। तो जैसे प्रोविजन ऑफ एनी एसेट, चाहे वो बैड डेप्ट हो या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो, वो सारा आपका यहां पर आएगा, या रिजर्व फॉर कोई एसेट्स पे रिजर्व है या फ्लक्चुएशन रिजर्व है या ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी फंड है, वो सब हमारे यहां पर आएंगे। यानी कि हमने लायबिलिटी साइड सेटल कर दी, एसेट साइड सेटल कर दी। अब क्या होगा, इनको बेचा जाएगा, लायबिलिटी को पे किया जाएगा। जब हम एसेट को बेचेंगे तो पैसा आएगा, हो सकता है कभी कभी कोई एसेट कोई पार्टनर लेकर चला जाए तो उसका होगा। जब भी पैसा आएगा तो बाय कैश या बैंक, सेल ऑफ रिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड एसेट, किसी भी चीज को आप बेचोगे तो यहां पर आएगा। अगर पार्टनर ले लेगा तो भाई पार्टनर का नाम आ जाएगा। यही बात लायबिलिटी पे भी लागू होती है। जब हम पेमेंट करेंगे तो फिर जाहिर सी बात इसका उल्टा साइड, इस साइड पे देखिए, कैश या बैंक फॉर पेमेंट ऑफ रिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कैश एंड बैंक। अब क्या होता है, जब हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं यानी कि पेमेंट कर रहे हैं या कैश किसी से रिलाइज करवा रहे हैं एसेट्स के ऊपर, तो कुछ ना कुछ खर्चा हो रहा है तो वो भी एक एक्सपेंस है, तो वो भी इस साइड आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये एक्सपेंस है। फिर पार्टनर्स ने अगर मान लीजिए कोई लायबिलिटी ले ली, पार्टनर ने कह दिया इस लायबिलिटी को मैं चुका दूंगा, तो इधर पे नाम आ जाएगा। ठीक है, फिर जाहिर सी बात है या तो फिर पैसा इधर का बड़ा होगा या तो इधर का बड़ा होगा। अगर इधर का बड़ा है तो हमें पता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारे पास प्रॉफिट, क्योंकि एसेट यहाँ पे रियलाइज हो रहे हैं,
लायबिलिटी का पेमेंट का यहाँ आ गया, एसेट रिलाइजेशन ज्यादा है यानी पैसा हमको ज्यादा मिलेगा। और अगर इधर आया, दुखी हो जाओ भैया, दुखी हो जाओ क्योंकि लॉस हो गया। ठीक है, अब फिर से सुन लीजिए, सबसे पहला काम क्या करना है, पुराने बैलेंस शीट से एसेट को उठा के इधर लाना है, एक्सेप्ट कैश, बैंक या कोई लोन है या कोई फिक्सेशियस एसेट है या फिर कोई लॉस है, उसको छोड़कर यहां लिखिए। फिर लायबिलिटी साइड पे इधर लिखिए आउटसाइड लायबिलिटी, पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में जाएगा, नहीं आएगा। यहां पर अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार का हमारे पास लोन अकाउंट है तो वो नहीं आएगा, किसी प्रकार का रिजर्व है वो नहीं आएगा क्योंकि ये सब जाएंगे कैपिटल में, लोन का अलग से अकाउंट बनता है तो वो वहां जाएगा। और अगर एसेट्स में कोई प्रोविजन माइनस हो रहे हैं तो भी वो इधर आएंगे, और अगर वो लायबिलिटी में लिखे हुए हैं तो भी इधर आएंगे। ठीक है, देन पुरानी बैलेंस शीट का काम हो गया खत्म। अब नया काम चालू, जो भी एसेट है उसको बेचो यानी कैश में रियलाइज कराओ, या फिर किसी पार्टनर को दे दो तो पार्टनर का नाम लिख दो। फिर लायबिलिटी भी अगर आप किसी को पे करोगे तो कैश एंड बैंक में इधर लिखो, अगर वो किसी पार्टनर को दे रहे हो वो उसको सेटल करेगा तो पार्टनर का नाम लिखो। फिर एक होता है अनरिकॉर्डेड एसेट, इस पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। अगर अनरिकॉर्डेड एसेट या लायबिलिटी है तो पहली बात तो अनरिकॉर्डेड है तो ऊपर वाले में तो आएगा ही नहीं क्योंकि बैलेंस शीट में लिखा ही नहीं है, ऐसे ही लायबिलिटी वाले केस में। पर जब अब आपको पता चल गया कि वो एसेट है तो आप बेच के कुछ ना कुछ पैसा कमाओगे ना, तो फिर एसेट का रिलेशन आएगा। इसीलिए यहां पे देखिए, अगर आपने ध्यान नहीं दिया, अनरिकॉर्डेड एसेट लिखा हुआ है, इस चीज को आप समझ जाएंगे तो बात यहां खत्म हो जाएगी। ऐसे ही अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो भाई वो तो खड़ा हो जाएगा, भैया कहां मुझे भूल गए, भैया इधर 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 पैसा दो, तो जाहिर सी बात उसको पेमेंट करनी पड़ेगी तो वो भी इधर आ जाएगा। ठीक है, पार्टनर लेगा तो पार्टनर का नाम आएगा। फिर क्या होगा, अगर ये साइड बड़ी होगी तो प्रॉफिट का मौका, तो प्रॉफिट बढ़ेगा पार्टनर्स में, पीएसआर में। यहाँ न्यू ओल्ड शेयर सैक्रिफाइसिंग का कोई चक्कर नहीं है, जो रेशियो होगा उसी में बटेगा क्योंकि यहाँ तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर रहे। लॉस होगा क्योंकि अगर ये साइड बड़ी हो गई तो लॉस होगा, लॉस होगा तो इधर पार्टनर्स में बट जाएगा। रेशियो हमें गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो इक्वल मानेंगे, खत्म। बस इतनी सी दुनिया है। ठीक है, तो ये हो गया खत्म। पर फिर भी एक एक करके इसकी एंट्री सीखते हैं। अगर मैंने आपको बता रखा है वैसे तो काफी बार, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, अगर कोई आपसे इसकी एंट्री पूछे तो क्या आप कर लेंगे? मेरे हिसाब से आपको कहना चाहिए हाँ जी, क्योंकि ये एक तरीके का लेजर, मान लीजिए जो चीज यहाँ पे क्रेडिट में है एंट्री में डेबिट जाएगी, क्रेडिट में ये चला जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर लेट सपोज बिल्स पेबल है तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब मान लीजिए यहाँ पर एसेट्स हैं, लैंड है तो ये डेबिट है तो क्रेडिट में जाएगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड या फिर टू मशीनरी या फिर टू फर्नीचर। ठीक है, तो वो सारे आ जाएंगे। बस यही है, इस साइड वाली चीज को क्योंकि ये क्रेडिट में तो एंट्री में डेबिट जाएंगे, ये क्रेडिट में चला जाएगा। फिर इस साइड वाली चीज में ये डेबिट में जाएगा, ये सब क्रेडिट में जाएंगे। पर समझाने से नहीं समझते तो चलिए फिर देखते हैं एक एक करके। तो देखिए, सबसे पहले फॉर क्लोजिंग द एसेट्स अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वेरियस एसेट्स। ये देखिए, रियलाइजेशन डेबिट टू वेरियस एसेट्स। एसेट्स में डेटर हो सकता है, बीआर हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, प्लांट मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, गुडविल एटसेट्रा, ये सारी चीजें हो सकती हैं। बट जो नोट दे रखना है वो क्या, एन एसेट हैज प्रोविजन और रिजर्व्स अपीयरिंग ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, सच रिजर्व और प्रोविजन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। वो भी ट्रांसफर होंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, पर यहां पर होंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, ये सारे प्रोविजंस हैं। ठीक है, फिर अब आगे बढ़िए भैया जी, ये देखिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट टू इन्वेस्टमेंट टू डेटर, अगर आपको थोड़ा और अच्छे से समझना है तो। फिर प्रोविजन वाली एंट्री, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू रियलाइजेशन। तो इन दोनों का काम हमारा हो गया, ये वाला और ये वाला, इसकी एंट्री हो गई। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर अब देखिए, फॉर क्लोजिंग आउटसाइड लायबिलिटी, लायबिलिटी को क्लोज करना है तो सबसे पहले तो हमारी एंट्री क्या होगी, वेरियस लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन, फिर रियलाइजेशन टू ये वाली एंट्रीज। तो ये चारों भी हमारे काम खत्म हो जाएंगे। तो देखिए, वेरियस लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन। अब इसमें क्या आ सकता है, तो क्रेडिटर आ सकता है, बिल्स पेबल आ सकता है, कोई, ये ध्यान रखिएगा ये वो पार्टनर्स लोन नहीं है, ये अलग लोन है। वाइफ्स लोन पे भी आपको ध्यान रखना है, वाइफ लोन होगा तो वो भी इधर ही आएगा, आउटसाइड लायबिलिटी माना जाएगा। हस्बैंड इज अ पार्टनर एक्सक्लूडिंग पार्टनर्स लोन, पार्टनर का लोन यहाँ नहीं आएगा, उसका अकाउंट अलग से बनेगा। वाइफ का लोन है तो जाहिर सी बात है हमारे लिए लायबिलिटी है, हमें उसको पे ऑफ करना ही पड़ेगा, और नहीं तो जाएंगे कहाँ, ये डंडा लेके आएंगी, है कि नहीं ना। ये थोड़ा सा ध्यान देना, वैसे मैंने आपको ओरली बता दिया है, फिर भी मैं यहाँ पे स्टार मार देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। क्या है भैया इसमें बात, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म देयर मे बी अनरिकॉर्डेड एसेट्स इन द फर्म, जैसे प्लांट रिटर्न ऑफ कंप्लीटली बट डू एग्जिस्ट फिजिकली। Similarly, a new firm may also have unrecorded liabilities, कुछ liability भी हो सकती है। So these unrecorded assets and liabilities are never recorded in the realization account as they do not appear in the balance sheet.
बट इसका मतलब ये नहीं कि इसका इफेक्ट ही नहीं लेंगे, ये रिकॉर्ड नहीं होगी, बट इसकी पेमेंट भी होगी, और अगर कोई चीज एसेट्स बेचने के बाद रिसीव होगी तो वो भी आएगी, तो कैश या बैंक तो आएगा। द पेमेंट रियलाइज्ड फ्रॉम अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आर रिकॉर्डेड इन द रियलाइजेशन अकाउंट, तो वो रिकॉर्ड होगी। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि यहां पर और यहां पर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी या अनरिकॉर्डेड एसेट नहीं आता है, पर यहां पर और यहां पर आता है, इसीलिए वर्ड भी लिखा हुआ है यहाँ पे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, यहां पे भी वर्ड लिखा हुआ है, कहां गया भैया जी, ये रहा अनरिकॉर्डेड एसेट। ठीक है, सिंपल चल रहा है कि नहीं? बहुत ही सिंपल रियलाइजेशन, बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ लिए तो सारे क्वेश्चन यूं कर लोगे। ठीक है, इसमें ये है, इसलिए मैं बजा नहीं रहा हूं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है भैया जी, आगे बढ़ो। तो अब देखिए, फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट वेदर रिकॉर्डेड और नॉट, तो यहां पे देख लीजिए, अब हम रियलाइजेशन के वक्त की कर रहे हैं। अगर आपने एसेट सोल्ड किया कैश में तो कैश या बैंक टू रियलाइजेशन, कैश या बैंक की साइड था टू रियलाइजेशन। ठीक है, अगर आपने एसेट पार्टनर ने ले लिया तो पार्टनर टू रियलाइजेशन, तो ये देखिए पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। ठीक है, फिर उसके बाद एसेट्स गिवन अवे टू क्रेडिटर, ये ध्यान रखना है। अरे भैया इसको तो स्टार मारो, ये पॉइंट है, ये जर्नल एंट्री में खास कराता है, मैं यही लिख देता हूं, जर्नल एंट्री में ये लोगों के मार्क्स कटवाता है। एग्जामिनर बिना चंड होते हैं, ये बात याद रखिएगा कि अगर किसी क्रेडिटर को, ध्यान रखिए क्रेडिटर, पार्टनर नहीं, किसी क्रेडिटर को आपने कोई एसेट उठा के दे दी, नो एंट्री, नो एंट्री। मैं क्यों बोल रहा हूं इस तरीके से, क्योंकि आपको याद रखना है, ये भैया जी सीधा जब वो जर्नल एंट्री वाला आता है ना क्वेश्चन, उसमें ये पूछते हैं और फिर हम उस अमाउंट को लिख देते हैं और वहां हो जाती है गड़बड़, और घर में सोचते हैं मार्क्स तो मिलने चाहिए थे, क्यों नहीं मिले। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने किसी क्रेडिटर की लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए कोई एसेट दिया है तो देयर विल बी नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देन अब कभी कभी ना क्या होता है, समटाइम्स द क्रेडिटर में एक्सेप्ट पेमेंट पार्टली इन कैश और पार्टली पेमेंट टेकन ओवर ऑफ एन एसेट। इन सच केस क्या होगा, मान लीजिए किसी को 50,000 रुपए चाहिए, उसने कुछ कैश में ले लिया, कुछ एसेट में ले लिया, तो एंट्री सिर्फ किसकी होगी, कैश की। ये देखिए, when a creditor accepts an asset whose value is less than the amount due to whom, the balance will be paid in cash and entry will be relation to cash। यानी कि अगर 10,000 रुपए है लेट सपोज, और आपने जो एसेट लिया है वो 8,000 का लिया है, तो 2,000 की उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, पर अगर ज्यादा हो गया देन when a creditor accepts an asset whose value is more than the amount due to him, तो फिर वो देगा कंपनी को पैसे, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू ज्यादा है। तो देखिए कंपनी को पैसा रिसीव होगा, कंपनी को अब 10,000 का लायबिलिटी थी, 12,000 का एसेट ले जा रहा है, हम कहेंगे भैया 2,000 रुपए दे दो। हाँ, अगर सेटलमेंट हो गया तो एक अलग बात है, अगर हमने ये कह दिया कि ठीक है 12 में 10 का सेटलमेंट हो गया, ओके 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 ओके, नहीं तो फिर हमें देखना पड़ेगा कैश एंड बैंक टू रिलेशन एंड एक्सेस अमाउंट एसेट्स ओवर क्रेडिटर रिसीव्ड। रिसीव हो रहा है इसलिए यहां पर आ रहा है, रिसीव हो रहा है नहीं, बैंक में पैसा आएगा, डेबिट हो जाएगा, फिर हमारे पास रिलेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल सा पॉइंट है यहां तक तो ठीक है। तो ये पॉइंट को याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा। ओके, चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी कहां पे है, आगे की कहानी है भैया जी पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। तो अगर आपने लायबिलिटी का पे किया तो रिलेशन यहां पर, कैश यहां पर, रिलेशन अकाउंट याद रखिएगा, रिलेशन अकाउंट हेडिंग है यहां पर, कैश एंड बैंक था, ये लीजिए। पार्टनर ले गया तो रिलेशन यहां पर पार्टनर जी का नाम आ गया, ये लीजिए रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, देन पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हाँ, लायबिलिटी आर पेड इन फुल इफ नथिंग इज स्टेटेड अबाउट देम। हाँ, एक बात याद रखिएगा, अगर मान लीजिए आपके एसेट के बारे में नहीं बताया ना, तो फिर आप ये मानेंगे कि वो शायद नहीं बिका होगा, लेकिन लायबिलिटी के बारे में अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा तो भी आप मानेंगे कि उसको पेमेंट हुई होगी, फिर आप मानेंगे कि जो बुक वैल्यू है उसी पे उसको पेमेंट हुई होगी। जाहिर सी बात है, लायबिलिटी वाला कोई छोड़ने वाला तो है नहीं पैसे, है ना, इतने दानवीर कांड तो आजकल पैदा होते नहीं, हालांकि छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मली एग्जांपल के लिए कह रहा हूं। ये पॉइंट भी है भैया जी, इसको भी रेड मारो, इसको भी रेड मारो। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं ना। ऑन पेमेंट, अब यहां ध्यान दीजिएगा, रिलाइजेशन एक्सपेंस। अब देखिए क्या होता है कि हम ये भागा दौड़ी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ खर्चा हो रहा है। क्यों हो रहा है, रिलाइजेशन के लिए हो रहा है कि भैया एसेट्स को हमें डिस्चार्ज कराना है, मतलब एसेट्स को हमें रिलाइज करा के कुछ पैसे लेने हैं, लायबिलिटी को हमें पे ऑफ करना है, तो उसमें कोई ना कोई भागा दौड़ी कर रहा होगा। अब वो खर्चे कौन पे करेगा, तो वहां पे दो सर्कमस्टांसेस हैं, या तो फर्म पे करेगी या पार्टनर पे करेगा। तो उसको समझिए, देखिए ऑन पेमेंट बाय फर्म, बॉन्ड बाय फर्म, यानी पेमेंट फर्म को करनी थी और बॉन्ड भी उसी ने किया, तो जाहिर सी बात है रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर पेमेंट बाय पार्टनर है, बॉन्ड बाय फर्म है, तो जाहिर सी बात है पार्टनर ने पेमेंट कर दिया पर फर्म का था, तो फिर ये उसके यहां से जाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल टू रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, रिलेशन तो डेबिट ही रहेगा, पार्टनर्स कैपिटल बस नीचे आ जाएगा, क्योंकि हम उसके अकाउंट से उसको सेटलमेंट करेंगे। फिर ऑन पेमेंट बाय फर्म, बॉन्ड बाय पार्टनर,
यानी कि पार्टनर का था, फर्म ने किया, तो भैया इस केस में पार्टनर से पैसे लिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पे ऑन पेमेंट बाय फर्म, बॉन्ड बाय पार्टनर का मतलब है कि पेमेंट फर्म के द्वारा है, बॉन्ड बाय पार्टनर था। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कैश एंड बैंक टू पार्टनर्स करेंगे, क्योंकि पेमेंट तो हमारा हुआ है लेकिन पार्टनर को हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें भी कई बार केसेस आ जाते हैं, तो यहाँ पे भी एक एस्टेरिस्क लगा दिया जाता है। अब आपको भी बहुत सारी जगह, हाँ क्योंकि ये चैप्टर आपको बुक्स में बहुत बड़ा मिलेगा, लेकिन जो मेजर पॉइंट्स है अगर आपने उसको याद रख लिया तो ये चैप्टर बहुत ही इजी आपको लगने वाला है। इसमें पेजेस बहुत ज्यादा होंगे, कॉन्सेप्ट उतने ज्यादा नहीं है अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। वैसे तो सब कुछ ही हलवा है आजकल ना। फॉर क्लोजिंग आप भी कहोगे हाँ भैया आप तो ऐसा ही कहते हो, नहीं अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो हो ही जाएगा। अब देखिए जाहिर सी बात है, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट में याद रखिएगा यहाँ थी एंट्री, तो क्या होता था, रिलेशन टू प्रॉफिट, सिंपल सी बात है। अगर लॉस था तो इस साइड आता था, तो लॉस टू रिलेशन, बस वही एंट्री है। देखिए इन केस ऑफ प्रॉफिट रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट टू रिलेशन, अगर लॉस हो गया तो बस। अगर इसका मतलब आपने क्या समझा कि रिलेशन अकाउंट अगर मैंने सही से समझ लिया, एंट्रीज को अपने दिमाग में उतार लिया, मैं ये एंट्रीज क्यों बता रहा हूं लिखा के, क्योंकि एंट्रीज आती हैं कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन में, ठीक है, फिर वहां प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपने उसको समझ लिया, एंट्रीज को ध्यान रखा, तो फिर ये चैप्टर इजी लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं फिर। नाउ कुछ बातें ध्यान देने वाली है, नोट इफ रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ एन एसेट इज नॉट गिवन, नहीं गिवन है, इट इज अज्यूम दैट इट हैज रियलाइज्ड नथिंग। पर लायबिलिटी के केस में उल्टा है, बात याद रखिएगा। एसेट के केस में क्या है कि अगर रियलाइज हुई तो हम मानेंगे कि भैया क्वेश्चन ने नहीं कहा तो नहीं हुआ होगा, लेकिन लायबिलिटी के केस में आप मानोगे कि उसको बुक वैल्यू पे पेमेंट की गई होगी, क्योंकि अपने ऑब्लिगेशंस पे करना जरूरी है। ठीक है, नाउ इन केस रिलेशन एक्सपेंस आर बॉन्ड बाय अ पार्टनर, क्लियर इंडिकेशन शुड बी गिवन रिगार्डिंग द पेमेंट देयर ऑफ। अगर बॉन्ड बाय पार्टनर है तो वहां इंडिकेशन क्लियरली देना चाहिए, वरना हम मानेंगे कि ये फर्म के द्वारा है, तो फिर तो एंट्री सिंपल है, रिलेशन डेबिट में यहाँ पे एक्सपेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे कैश आ जाएगा, तो रिलेशन टू कैश, खत्म बात। ठीक है, चलिए अब करते हैं कुछ नई बातें, यानी कि पार्टनर्स लोन अकाउंट के बारे में। कैपिटल अकाउंट के बारे में तो हमें काफी कुछ पता ही है, पर उसको भी देखेंगे। पहले लोन अकाउंट। अब देखिए पार्टनर का लोन है, तो अब आप क्या करोगे, लोन को खत्म करोगे, उसको पेमेंट करोगे, है ना। पार्टनर का लोन है तो लोन को खत्म करोगे, उसको पेमेंट करोगे। लोन क्रेडिट होता है, अब खत्म करना है तो डेबिट ले जाएंगे। पेमेंट कैश मेरी जेब से जा रहा है, एसेट होता है, गिरने वाला है, कैश जा रहा है तो क्रेडिट होता है। तो देखिए पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, बस इतना ही होना है लोन अकाउंट में, इससे ज्यादा कुछ होना ही नहीं बबुआ। समझ गए? मुझे उम्मीद है कि आप कह रहे होंगे हाँ जी। नाउ लोन टेकन फ्रॉम रिलेटिव ऑफ पार्टनर इंक्लूडिंग हिज वाइफ इज अ पार्ट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी। ये भी हम पहले ही देख चुके हैं कि अगर पार्टनर की वाइफ या किसी और पर्सन से लिया गया लोन है तो वो आपके लिए आउटसाइड लायबिलिटी ही है। सिर्फ पार्टनर के नाम का है तो वो उसके लोन अकाउंट में जाएगा, ठीक है, एंड विल बी पेड थ्रू द रिलेशन अकाउंट इटसेल्फ। हाउएवर पार्टनर्स लोन हैज प्रायोरिटी ओवर द रीपेमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। ये आपको याद रखना है कि पहले पार्टनर लोन मिलेगा, हमने स्कीम पढ़ी थी ना, पहले तो आउटसाइड वालों को दो, फिर पार्टनर जिसने लोन दिया उसको दो, फिर कैपिटल वाले को दो, बच गया तो वो बट जाएगा, ठीक है, पीएसआर में ही बढ़ेगा, यानी एक तरीके से उन्हीं की कैपिटल में ऐड होगा, फिर उनको मिल जाता है। नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसके बारे में तो हमें काफी कुछ पता है, बेसिक पॉइंट जो है उसको ध्यान से सुनिएगा। The balance of partners capital and current accounts are recorded in these accounts if partner has taken over any asset। यानी कि अगर पार्टनर ने कोई एसेट ले लिया, तो अगर आपको उसको 1 लाख रुपए देने थे, आपने उसमें से 10,000 रुपए का एसेट दे दिया, तो आप दोगे क्या? नहीं दोगे ना, यानी कि डेबिट साइड पे लिखा जाएगा, बस इतनी सी बात है। इफ अ पार्टनर हैज टेकन ओवर एसेट्स ऑफ द फर्म इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ हिज अकाउंट। क्यों भैया, क्यों डेबिट साइड? क्योंकि क्रेडिट साइड तो कैपिटल अकाउंट को बढ़ाता है, जो डेबिट साइड है वो घटाता है। अगर वो एसेट ले गया तो जाहिर सी बात उसकी कैपिटल अब घटनी चाहिए ना, इसलिए डेबिट साइड। तो फिर अगर लायबिलिटी हुई तो क्रेडिट साइड, तो बस वही लाइन है, देखिए। नाउ सिमिलरली इफ एनी लायबिलिटी ऑफ अ फर्म इज टेकन बाय अ पार्टनर इट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ हिज कैपिटल। क्योंकि पार्टनर ने लायबिलिटी वाले को पेमेंट की है तो जाहिर सी बात है फर्म पार्टनर को पेमेंट करेगी, तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ना है नहीं क्रेडिट साइड, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट।
टू पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये तो हमें पता ही है कि जो भी रिजर्व है अगर प्रॉफिट का है तो वो पार्टनर्स को बटेगा तो रिजर्व सारे हटेंगे यानी क्रेडिट से डेबिट जाएंगे। पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ने वाली है तो क्रेडिट में ही रहेगी। तो ये देखिए, चाहे रिजर्व फंड हो, चाहे जनरल रिजर्व हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्रेडिट बैलेंस यानी प्रॉफिट वाला है। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, कंटीजेंसी रिजर्व्स है, कोई भी रिजर्व है तो वो पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाएंगे तो पार्टनर कैपिटल क्रेडिट, बाकी रिजर्व्स हट जाएंगे तो वो डेबिट। ये तो हम शुरू से ही कर रहे हैं, जब से हमने रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया तब से हम यही काम कर रहे हैं। तो ये तो आपको बन गया होगा। देन जाहिर सी बात है सिर्फ ये तो नहीं होता, लॉस भी होता है। तो इन केस ऑफ डेबिट बैलेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड और उनके पार्टनर्स कैपिटल से लिया जाएगा, इसलिए कैपिटल का या करंट डेबिट साइड आ जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो कॉमन बात है, उसी में ही बटेगा, और कैसे बांटेंगे, और तो कोई तरीका ही नहीं है। और अगर नहीं गिवन होगा तो इक्वल बांटेंगे। ठीक है, नाउ फाइनल सेटलमेंट विद पार्टनर्स। तो ये हमें पता है कि जैसे ही आप फाइनल सेटलमेंट करेंगे, ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको पार्टनर को पैसे देने हैं तो फिर क्या करोगे आप पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करोगे। यहां तो अभी अपन ले रहे हैं, इफ अ पार्टनर कैपिटल अकाउंट शोज डेबिट बैलेंस, अगर कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, ही विल ब्रिंग इन कैश, लेकर आएंगे तो हमारे पास अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा और वो हमारे पास क्रेडिट हो जाएंगे। अगर उनका बैलेंस ज्यादा है तो हम उनको देंगे। ठीक है, तो हम उनको देंगे तो यानी कि हमारे पास से पैसा जाएगा। तो पहले मैंने वो बोल दिया था, वो अब देख लीजिए। तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू कैश एंड बैंक। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो मैं पूछता हूं कि जब मैं किसी पार्टनर को पैसा दे रहा हूं तो उनका तो कैपिटल बढ़ेगा, क्या सच में बढ़ेगा? और अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट होना चाहिए। ये कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, अगर मैंने किसी के कैपिटल के पैसे उसको दे दिए तो कैपिटल घटेगा। कई बार क्या होता है, बच्चों को ये लगता है भैया अगर आप उसके कैपिटल अकाउंट में पैसे जोड़ रहे हो तो कैपिटल तो बढ़ना चाहिए, तो वो क्रेडिट होना चाहिए। अरे नहीं दादा, अगर फर्म किसी पार्टनर को कैपिटल दे रही है तो इसका मतलब उसकी कैपिटल कम होगी। मैं उम्मीद कर रहा हूं बहुत सारे लोगों के मन में नहीं आया होगा ये डाउट, पर कई लोगों के मन में आ जाता है। लाइव में तो ये काफी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी आपको बता दूं। ठीक है, तो ये डेबिट है क्योंकि भैया हम उनको पेमेंट कर रहे हैं तो उनकी कैपिटल रिड्यूस हो रही है। ठीक है, और जब हम उनसे मांगेंगे तो जाहिर सी बात है वो अपनी कैपिटल बढ़ा रहे हैं, इसलिए कैपिटल क्रेडिट, और हमको पैसा मिल रहा है इसलिए कैश या बैंक डेबिट जा रहा है। ये फाइनल सेटलमेंट हो गया, सेटल्ड, खत्म। अब क्या बचा, अब देखते हैं आगे क्या बचता है। तो आगे हमारे पास बचता है बैंक या कैश अकाउंट। तो इसमें सिंपल है, ये बनेगा ऐसे, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं इसलिए मैंने इसको ऐसे रखा है। ठीक है, अब देखिए, अगर रिलायशन अकाउंट को याद कीजिए तो इस साइड पे जो भी कैश एंड बैंक था, उसमें हमें पैसा रिसीव हो रहा था, है ना, एसेट रियलाइज हो रहा था, पैसा रिसीव होता है। आपको पता होना चाहिए, 11th क्लास में पढ़ा है, डेबिट यानी कि रिसीव। अगर नॉर्मली दिमाग लगा लीजिए तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो बैंक अकाउंट अगर यहां पर है, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट यहां पर है, तो टू रियलाइजेशन का मतलब क्या है, ये वाली साइड, तो टू रियलाइजेशन। जब भी आप कोई पेमेंट करेंगे तो बाय रियलाइजेशन, बस खत्म खेल, इतना ही है। रिसीव वाली साइड ये है, तो जब भी पैसा रिसीव होगा किसी भी वजह से इधर, जब भी पे होगा इधर, लास्ट में इनका बैलेंस खत्म हो जाना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बल्ले बल्ले, क्योंकि हमने सब कुछ सही कर दिया है। ठीक है, काफी सिंपल है, ये आराम भाषा में समझा रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई ज्यादा टफ चीज नहीं है, बस रियलाइजेशन अकाउंट में दिक्कत है और लैंग्वेज में दिक्कत हो जाती है। जब लैंग्वेज थोड़ी ऊपर नीचे कर देते हैं ना एग्जामिनर, तो आदमी को क्या हो रहा है ये। बट अगर आप आराम से पढ़ेंगे तो सिंपल पॉइंट है, बुक वैल्यू पहले आएगी, फिर रियलाइजेशन है, फिर लायबिलिटी वाला इस साइड आएगा, बुक वैल्यू या जो भी वैल्यू दी होगी, और फिर उसका पेमेंट है, खत्म है। कैपिटल अकाउंट तो हम पहले से ही बना रहे हैं, बैंक अकाउंट भी हमने 11th में बना रखा है, रिसीव्ड होगा तो इधर, पे होगा तो इधर, लोन अकाउंट भी हमने पहले ही बना रखा है, रिटायरमेंट में भी बना रखा है, डेथ में भी बना रखा है। तो बस रियलाइजेशन ही तो सीखना है गुरु, और फिर ये चैप्टर हलवा है। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ओवरड्राफ्ट हो गया तो क्या होगा। ओवरड्राफ्ट के में दो केस है। पहला केस तो ये है कि अगर पहले से दिख रहा है तो आप उसको लायबिलिटी मान सकते हैं। दूसरा केस ये है कि भैया जी आप बैंक अकाउंट बना रहे थे, आप उसको क्रेडिट बैलेंस बोल दीजिए, जो 11th में भी हमने किया हुआ है, बस यही है। पर इसको थोड़ा थ्योरी में पढ़ लेते हैं। इफ बैंक ओवरड्राफ्ट इज गिवन along with cash or bank account, it would be preferred to consider it as an outside liability. तो प्रेफर है आप उसे आउटसाइड लायबिलिटी मान लीजिए। इट इज देयरफॉर ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, ये रियलाइजेशन अकाउंट है, यहां पर आउटसाइड लायबिलिटी। ठीक है, फिर जाहिर सी बात है जो भी आप पेमेंट करेंगे वो भी आएगा। बट ऑन द अदर हैंड, इफ बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस इज गिवन विदाउट हैविंग कैश बैंक अकाउंट,
इट वुड हैव बीन बेटर टू ओपन बैंक अकाउंट एंड अगर आपके पास वो नहीं गिवन है तो फिर आप ये मानेंगे कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस शोन इट एज अ क्रेडिट बैलेंस, thus bank overdraft will not be credited to realization account as soon as the assets are realized. Bank overdraft will be settled automatically. फिर वहां से वो सेटल्ड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जैसे ही एसेट रियलाइज होगा तो वहां से वहां प्लस माइनस हो जाएगा, तो आप यहां पर दिखा देंगे, सिंपल है। अब बारी आती है आगे की, आगे है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। इसको कर देते हैं क्योंकि पता है बहुत सारे लोग इसको पढ़ते नहीं है, मुझे ये समझ में नहीं आता। इनफैक्ट मैंने आपको बताया ना, कई बार हम इंटरव्यू लेते हैं उसमें भी वर्कमैन कंपनसेशन को पता ही नहीं होता है मतलब थोड़ा सा समझ में नहीं आता, तो प्लीज इसको पढ़िए, कुछ भी टफ चीज नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो एक रिजर्व है आपके पास, 1 लाख रुपए का रिजर्व है, किसी ने कहा कुछ हो गया, एक लायबिलिटी देनी पड़ गई 60,000 रुपए, तो रिजर्व में से ही वो 60 जाएंगे, बचे 40 पार्टनर के पास जाएंगे। अगर लायबिलिटी नहीं बनी तो जो बचा वो पार्टनर के पास जाएगा, अगर लायबिलिटी ज्यादा बनी तो भैया ये रिजर्व तो जाएगा ही जाएगा, बाकी चीज पार्टनर से लेके दी जाएंगी, लेकिन उनको पेमेंट की जाएगी। ये हमने रिकंस्टिट्यूशन में पढ़ लिया था, वही यहां पर भी है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो हमारे पास एक एग्जांपल है कि बैलेंस शीट में मान लीजिए 35,000 हमें दिख रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हुआ और क्लेम आ गया 15,000 रुपए का, तो जो 15,000 का क्लेम है ये हमारे लिए लायबिलिटी हो गई, तो आउटसाइड लायबिलिटी में जाएगी, कहां, रियलाइजेशन में भैया, पहले क्रेडिट साइड लिखेंगे फिर पेमेंट करेंगे, बस वही तो है। देखिए वर्कमैन कंपनसेशन फंड टू रियलाइजेशन अकाउंट, इस साइड लिखेंगे आउटसाइड लायबिलिटी, तो एंट्री क्या होगी, आउटसाइड लायबिलिटी टू रियलाइजेशन। नाम क्या है आउटसाइड लायबिलिटी का, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हो गया टू रियलाइजेशन, तो इसलिए वर्कमैन कंपनसेशन फंड टू रियलाइजेशन। फिर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, जाहिर सी बात है आप उसका पेमेंट करोगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, जब आउटसाइड लायबिलिटी का पेमेंट होता है, रियलाइजेशन अकाउंट याद आ रहा होगा, ठीक है। देन वर्कमैन कंपनसेशन फंड टू पार्टनर्स कैपिटल, कितना पैसा जो बच गया 20,000, अगर नहीं बचता तो कुछ नहीं जाता, अगर एक्स्ट्रा होता तो पार्टनर से लिया जाता, ठीक है। होप सो कि वर्कमैन कंपनसेशन अब आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि कुछ भी टफ वर्ड देखते हैं ना तो आपका दिमाग रोकने लगता है, हर किसी का रोकता है, बट आपको उसको समझाना पड़ेगा कि भाई टफ है तभी तो मजा है, इसीलिए तो अकाउंट्स ली है, इसको करेंगे तभी तो फील आएगी कि हम पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। तो ये है वर्कमैन कंपनसेशन का। अब एक और चीज आती है और वो कहलाती है हमारे पास कमीशन और रिम्यूनरेशन पेबल टू अ पार्टनर, यानी कि अगर मान लीजिए कुछ कमीशन या रिम्यूनरेशन पे कर दिया गया, उसने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट किया, तो उसके क्या तरीके हैं ये हमने पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद हो तो। अगर रिम्यूनरेशन आपने किसी को पे किया है तो हमने कई बार कहते हैं कि परसेंटेज बेस पे निकालना है, तो बस वही चीजें यहाँ पर है। तो एक पहली चीज है कमीशन इन लमसम, यानी उन्होंने टोटल अमाउंट ही बता दिया आपको, तो भैया वो उनको देंगे, या फिर कमीशन एज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ एसेट रियलाइज्ड, तो परसेंटेज जो एसेट रियलाइज होगी उसके परसेंटेज के ऊपर निकाल देंगे। अगर कमीशन बाय वे ऑफ परसेंटेज ऑन कैपिटल रिटर्न टू अदर पार्टनर्स है तो उसके बेस पे निकाल देंगे, कमीशन निकलेगा पार्टनर को मिलेगा, इतना सा पॉइंट है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी कह दे, किसी भी प्रकार का कमीशन कह दे, नॉर्मली आपको मोस्ट ऑफ द बुक्स में नहीं मिलेगा, बट एक दो जगह था तो मैंने कहा ये आपको बता तो दिया ही जाए, ठीक है। नाउ जर्नली when commission is offered to a partner, जब भी कमीशन ऑफर होता है, the expense of dissolution are borne by such partner personally as per the terms of agreement, यानी कि अगर किसी को रिम्यूनरेशन मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, तो किस वजह से मिल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा काम करने की वजह से मिल रहा होगा ना, तो जाहिर सी बात है कि ये इसका ये मतलब माना जाता है नॉर्मली कि जो एक्सपेंस हो रहा है ना, जो रिलेशन एक्सपेंस में आ रहा था, वो वही पार्टनर बॉन्ड भी कर रहा होगा, ठीक है। ये एक पॉइंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रिवैल्यूएशन और रियलाइजेशन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये भी कभी कभी आ जाता है। नॉर्मली मैंने देखा तो नहीं है आते हुए, पर है बुक्स में, तो पढ़ने में क्या ही जाता है कि नहीं। चलिए बेसिस ऑफ डिफरेंस, मीनिंग में क्या है भैया, रिवैल्यूएशन में जो है रिवैल्यू होता था एसेट्स का और रीअसेसमेंट होता था लायबिलिटी का, यहां पर रियलाइज्ड हो रहे हैं, यानी कि एसेट्स का भी रियलाइजेशन है और पेमेंट हो रही है लायबिलिटीज को, ताकि फर्म को क्लोज कर दिया जाए। फिर टाइमिंग, ये कब होता था, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इस टाइम पे होता था, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ। ये कब होगा, जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होगा, यानी फर्म डिसॉल्व हो रही होगी, तब रिलेशन अकाउंट बनाया जाएगा। कंटेंट्स, इसके अंदर सिर्फ चेंज लिया जाता है, ओनली चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स हो या लायबिलिटीज हो, ठीक है। पर यहां पर ऑल एसेट्स एंड आउटसाइड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड, सबको लिखना पड़ता है, और जो रियलाइज किया वो भी और जो पे ऑफ किया वो भी। यहां पे काम धाम थोड़ा ज्यादा है। रिजल्ट क्या है, फर्म कंटिन्यू करती है इसमें डिस्पाइट द प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट,
इसका रिजल्ट यह है कि भैया फर्म कहती है नमस्ते। द फर्म कम्स टू एन एंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, यानी जैसे ही रियलाइजेशन अकाउंट बनाया फर्म ने कहा नमस्ते, टाटा, बाय बाय। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ टाइम प्रिपेयर्ड, रिवैल्यूएशन अकाउंट तो कई बार बनाया जा सकता है, जाहिर सी बात है। रियलाइजेशन अकाउंट तो एक ही बार बनेगा ना, बना और फर्म खत्म। रिवैल्यूएशन तो जितनी बार एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा, डेथ होगी, उतनी बार बनाया जा सकता है। ये तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड सेवरल टाइम्स इन द लाइफ स्पैन ऑफ अ फर्म, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या ड्यूरिंग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बट दिस इज प्रिपेयर्ड ओनली ड्यूरिंग द डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, नाउ क्लोजर ऑफ बुक्स, जाहिर सी बात है यहां पे सेम बुक्स होती हैं, बट यहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट तो बंद ही हो जाती हैं। देन टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस, यहां पे बिजनेस कंटिन्यू रहता है, यहां पे बिजनेस ऑफ फर्म इज क्लोज डाउन। ठीक है, हालांकि सिंपल डिफरेंस है, इसमें कोई ज्यादा 30 मार खाने वाला काम नहीं है। आप वर्डिंग्स भी याद रखेंगे तो भी आप निकाल सकते हैं, थोड़ा सा अगर समझदारी रखेंगे तो भी आप ये डिफरेंस बता सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब आता है क्वेश्चन जिसका था हमें इंतजार। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। मैंने इसमें एंट्री रखी है ताकि आपको एंट्री वाला कॉन्सेप्ट याद रहे, मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आपको समझ में आए इसकी इंपॉर्टेंस। अब कलर कौन सा चूज किया जाए ये यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, चलो येलो ही रख लेते हैं, यहाँ बीच में थोड़ा कम टिक कर देंगे। ठीक है, नाउ देखिए एबीसी पार्टनर्स हैं 211 के लिए हमने कहा ओके। देयर बैलेंस शीट हमें ये दिख रही है, हाँ भैया जी दिख रही है। क्या क्या चीजें हैं तो देखिए, कैपिटल हमें दिख रहा है, क्रेडिटर जी हमें दिख रहे हैं, हमने कहा ओके जी। गुडविल, अब भैया ये गुडविल जो है ओल्ड है, पार्टनर को बटेगी, बांट दूं क्या? नहीं, यहां पर ये हमारे लिए एक एसेट है, यहां जाएगी, अगर कुछ होगा तो वहां पर आ जाएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। पर ये पार्टनर में नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। यहां पर एक कैश है, बस वो हमारे पास कैश अकाउंट बनेगा, वहां पर आएगा, तो यहां पर नहीं आएगा। बाकी हमने देख लिया भैया, गुडविल है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी, मोटर कार, डेटर है, इन सबको हमें लिखना है, ये सब हमें पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए अब ध्यान से सुनिएगा। फर्म डिसॉल्व ऑन द डेट, ऑन दैट डेट डिसॉल्व हुई, एसेट रियलाइज्ड, गुडविल ₹20,000 यानी गुडविल के 20,000 रुपए हमें मिले, हमने कहा ओके। लैंड एंड बिल्डिंग के 1 लाख रुपए हमें मिले, हमने कहा ओके। प्लांट एंड मशीनरी के 50,000 रुपए हमें मिले। ध्यान रखिएगा कि ये सारी चीज एसेट रियलाइज होने वाली जगह पर आएगी। ये हमारी बुक वैल्यू वाला काम आ गया, यहां पर क्रेडिटर आ गया, कैपिटल अकाउंट में चला गया। अब एसेट रियलाइज होगी तो रियलाइजेशन अकाउंट में इस साइड पर आएगा और लायबिलिटी का पेमेंट इस साइड पे आएगा। इसलिए इन चीजों को ध्यान रखना है, यही चीज है जो प्रॉफिट और लॉस का अंतर बताएगी। फिर मोटर कार 28,000 है, डेटर्स 50% ऑफ द बुक वैल्यू, यानी कि डेटर से सिर्फ 50% ही मिला, 50% बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, यानी कि बाकी 50% गए, पैसे ही नहीं दिए उन्होंने। ठीक है, नाउ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर 2000 एक्सपेंस है, ये तो हमें पता है, इस साइड आएगा। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स कैश अकाउंट, क्लोज द बुक्स ऑफ फर्म, पास जर्नल एंट्रीज ऑल्सो। तो जर्नल एंट्री भी हमें करना है, बट मैंने हमेशा देखा है कि पहले क्या है, अकाउंट बना दो तो एंट्री करना लोगों को आसान लगता है, तो पहले हम अकाउंट बनाते हैं, फिर हम एंट्री पर आ जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, यहां से बात शुरू होगी। तो देखिए सबसे पहले तो भैया जो पुराने अमाउंट है वो लिखिए, 30,000, 30, 80, 56, 54, 30, 80, 56, 54। आप चाहें तो इसको यहां भी लिख सकते हैं, फिर टोटल बाहर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, इसमें इतना कोई झंझट वाली बात नहीं है। और 48 है डेटर के लिए। ठीक है, तो 48 हो गया डेटर के लिए। ओके, आप यहां भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। उसके बाद बारी आती है हमारे पास, यहाँ पे क्रेडिटर है 50,000, क्रेडिटर का हमें कुछ भी नहीं बोला हुआ है, ध्यान दीजिएगा, क्रेडिटर का हमें कुछ भी नहीं बोला हुआ है, फिर भी हमें पता है कि क्रेडिटर एक लायबिलिटी है तो उसका पेमेंट तो करना है। तो क्रेडिटर के यहाँ पे आ जाएंगे 50,000, 50 है 48 है, 50,000, ओके 48 वो था। ठीक है, अब देखिए एसेट रियलाइज है, तो यहां पर बेटर रहेगा कि आप यहां लिखिए और फिर टोटल अमाउंट बाहर लिखिए, क्योंकि उससे आपको याद रहेगा कैश अकाउंट का टोटल बैलेंस क्या था। ठीक है, चलिए तो फिर अब स्टार्ट करते हैं। तो अब यहां से देखिएगा, गुडविल 20 थी, लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख था, प्लांट मशीनरी 50 था, तो 20, 1 लाख और 50, तो ये आ गया 20,000। लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी था 50,000। ठीक है, लिखते चलेगा। फिर उसके बाद मोटर कार थी हमारे पास, और बेड डेप्ट तो आधे ही थे, मतलब डेटर आधे थे क्योंकि आधे बेड डेप्ट हो गए थे। मोटर कार 28 और डेटर है 50%, तो मोटर कार 28,
और डेटर 50%, 48 का 50, 24 होगा, ये रहा, तो ये हो गया 24। ठीक है, फिर इनका टोटल अपन यहाँ बाहर लिख देंगे, जो कि होगा 1,20,000, 1,70,000, 1,70,000 और 40, 2,10,000 और 12, 2,10,000 और 12, 2 2 2 1 2 3। ठीक है, फिर जाहिर सी बात है इसका कुछ नहीं बताया, तो ये भी पेमेंट होगा। यहाँ पर ये आ जाएंगे हमारे पास 50,000, यहाँ पे अंदर भी लिख सकते हैं, बाहर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2,000 का हमारे पास कैश एक्सपेंस है, तो हमने यहाँ पे 52,000 लिख दिया। ठीक है, ये 5 को थोड़ा सा मिटा देते हैं। जाहिर सी बात है काफी सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है रिलेशन, बस यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज का दिक्कत रहता है, लैंग्वेज थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। अब अगर आप इधर देखेंगे तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कैलकुलेशन में, 2,000 रुपये हटा दीजिए तो 268 बचा, 268 में इस एक्सपेंस के 2 जुड़िए, वापस 270, 270 और 50, यानी कि हमारे पास कितना हो गया, 270 और 50, 3,20,000, ये लीजिए यहाँ लिख दीजिए 3,20,000। जाहिर सी बात है यहाँ के 2,22 और 50 यानी 2,72, 2,72 में 20 और 28, 48,000 यहाँ पर लॉस हो गया हमारे लिए, क्योंकि ये इस साइड है। ठीक है, 48,000 का हमारा लॉस हो गया, तो यानी कि इसका टोटलिंग वही हो जाएगी 98 और 2 तो 320 ही होगी। अब पॉइंट ये आता है कि 48,000 है, तो रेशियो याद कीजिए 2:1 था, 2:1 यानी कि 4 से काटेंगे तो 12 आ जाएगा। तो ठीक है, 2:1:1 ये हो जाएगा 48, तो ये 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 12, तो 12 दूनी 24, तो ये हो गया 24,000। फिर ये हो जाएगा हमारे पास, ये तो 12 ही 12 हो गया ना। ठीक है, 12 और 12। ठीक है, अब क्या करना है भैया, कैपिटल अकाउंट में जाना है, तो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारे पास आएगा यहां से 80 80 60, तो ये आ गया 80,000, ये आ गया 80,000 और ये आ गया 60,000। क्योंकि किसी पार्टनर ने कुछ लिया नहीं, कुछ दिया नहीं, तो बात की बात खत्म। अब सिर्फ एक लॉस है, वो यहां पर आ जाएगा, रिलेशन का लॉस 24,000, 24,000, 12,000 और 12,000। अब ध्यान रखिएगा जब रिलेशन का पेमेंट होता है ना, तो पैसे होते हैं यहाँ पर, कैरीड फॉरवर्ड नहीं आएगा। अब क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, तो कैश आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, हालांकि हमने सेटलमेंट में पढ़ भी लिया था। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, यही टोटलिंग यहाँ पे आ जाएगी 80,000, यही टोटलिंग यहाँ पे आ जाएगी 80,000, ये टोटलिंग यहाँ पे 60,000 है। भैया जी बुक्स को क्लोज करो, लो भैया जी डबल लाइन खींच दी, यही वाली टोटलिंग यहाँ आएगी, क्योंकि ये वाली साइड तो छोटी है, ये वाली साइड बड़ी है, तो 80,000, फिर ये आ जाएगा 60,000, ये भी 80,000 है, ये 60,000 है। ठीक है, सिंपल है ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ, रिलेशन बहुत सिंपल है। बुक्स में बहुत सारे ट्रीटमेंट्स के नाम दे दिए हैं, ये दे दिया, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सब कुछ इजी ही लगेगा। फिर 80 में से 24 काटे तो 20 के हो गए 60, यानी यहाँ आ जाएगा 56। फिर 80 में से 12 काटे तो ये तो हो गया 68, और 60 में से 12 काटे तो ये तो 48 हो गया। ठीक है, 56 ही होगा ना, हाँ 56 ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, कैश अकाउंट बनाना है, तो जो जो चीज़ कैश की थी, सबसे पहले तो उधर का कैश इधर आ जाएगा, एसेट रिलाइजेशन वाला 222, तो यहाँ पर सबसे पहले तो 222, बाकी बैलेंस ब्रॉट डाउन था 2,000 रुपये, वो आ गया, और तो कहीं कुछ था नहीं। यहाँ का कैश वैसे अगर आप नॉर्मली थिंकिंग लगाएंगे ना, जो चीज़ किसी अकाउंट में क्रेडिट साइड है उसके अकाउंट में वो चीज़ डेबिट साइड जाती है, जो चीज़ किसी अकाउंट में डेबिट साइड है वो उसके अकाउंट में क्रेडिट साइड जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर रिलाइजेशन क्रेडिटर का आ जाएगा हमारे पास, कुछ भी नहीं बताया था तो हमने 50 लिया था, एक्सपेंस हमारे पास 2,000 रुपये का था, याद होगा आपको, है ना। फिर हमारे पास ये है 56, 68 और 48, तो ये हो जाएगा 56,000, 68,000 और 48,000। इनकी कर लेंगे अपन टोटलिंग, बिल्कुल हलवा है, ऐसा नहीं है कि मुझे बनता है इसलिए, सब कुछ सिंपल है रिलेशन अकाउंट में। ये हो जाएगा 2,24,000। अब यहां देखिए, अगर अपन देखें तो 80 80 60 और 60, 160 और 220, 220 में से 48 माइनस कर दीजिए तो बचते हमारे पास 172, 172 में 52 जोड़िए, 172 में 52 जोड़िए, लीजिए 1224 आ रहा है, 224 आ रहा है। ठीक है, 2
2 4 1 2 3। बताओ, इतने आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत ही इजी है रिलेशन अकाउंट। बस होता क्या है, थोड़े से कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होंगे जो बहुत सारी बुक्स में थोड़े थोड़े दे रखे होंगे और उसकी वजह से दिमाग थोड़ा सा हमारा टेंशन में आता है, वरना एक एक स्टेप पे चलेंगे तो यूं सॉल्व करेंगे। इसमें तो ये है तो बज नहीं रहा। चलो ठीक है, अब क्या करना है भैया, इसकी एंट्री करनी है। इसको मैं थोड़ा बॉक्स में रख लेता हूं ताकि आपको पता रहे कि ये मैंने टोटलिंग करने के लिए निकाला था। ओके, चलिए अब क्या करना है भैया, इसकी एंट्री करनी है। तो देखिए एक एक की, पहले तो ये, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ये सारा, फिर क्रेडिटर टू रियलाइजेशन, फिर कैश टू रियलाइजेशन, ये लॉस है टू रियलाइजेशन। इधर पे आएंगे तो रियलाइजेशन टू कैश क्रेडिटर वाला, रियलाइजेशन टू एक्सपेंस, और तो कुछ है नहीं। फिर हम इधर जाएंगे तो लॉस की एंट्री हम पहले ही कर चुके हैं, फिर पार्टनर्स के साथ आप करोगे तो भी वही एंट्री आएगी, पार्टनर्स टू रियलाइजेशन, तो वो तो हम यहाँ पर कर चुके हैं। लॉस टू रियलाइजेशन यानी पार्टनर्स का नाम ही आएगा। ठीक है, तो कुछ बचा ही नहीं एंट्री के लिए, बस इतनी ही एंट्री होनी है। तो देखिए अब एंट्रीज हो रही हैं कि नहीं। तो ये देखिए सबसे पहले रियलाइजेशन सिंपल है, कैश को लेना नहीं है, 2 हटा दो, 270 में 2 हटाया 268 ही बचा, तो ये रहा 268। 30 80 56 54 48 जो बचे हुए एसेट थे वो सारे आ गए। रियलाइजेशन टू जितने एसेट थे, सारा थ्योरी का पार्ट है, सिंपल है। देन क्रेडिटर टू रियलाइजेशन, सबसे पहले क्रेडिटर को आप बुक करेंगे। याद रखिएगा, भूलिएगा मत, पहले बुक वैल्यू पे हमको वैल्यूज लेनी है, फिर रियलाइजेशन और पे ऑफ करना है, उसके बाद ही चीजें आएंगी। वरना पता चला आपने बुक करने की एंट्री नहीं की, सिर्फ रियलाइजेशन और पे ऑफ की एंट्री कर रहे हो और एग्जामिनर धड़ 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 करके मार्क्स काट रहा है। ठीक है, चलिए फिर हमारे पास रियलाइजेशन था, कैश टू रियलाइजेशन, इसीलिए मैंने कहा कि इकट्ठा लिख दोगे तो चलेगा, क्योंकि आप पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं होती, सीधा कैश टू रियलाइजेशन ही वर्ड लिखते हैं। नरेशन में आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर एसेट रियलाइज्ड इन कैश, क्योंकि आपने रियलाइजेशन अकाउंट बना दिया है और यहाँ पर आपको टोटल बैलेंस बाहर दिख भी रहा है। ठीक है, देन उसके बाद आते हैं तो अब पेमेंट होगी क्रेडिटर को, फिर पेमेंट होगी हमारे पास एक्सपेंसेस की, फिर लॉस की बुकिंग, ए बी और सी हमने लगभग सब सही निकाला है। फिर उसके बाद कैपिटल का जो लास्ट का पेमेंट बचा था, देखिए ये रहा, तो पार्टनर्स टू कैश, पार्टनर्स टू कैश, क्योंकि हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, फर्म को पेमेंट करनी पड़ेगी, तो ये रहा पार्टनर्स टू कैश 56 68 48 172, बस खत्म। लीजिए ये हमारा अकाउंट था। क्या यहां तक आपको सच सच बताइए इजी लगा कि नहीं लगा? अगर आपका आंसर है तो थैंक यू, नहीं है तो प्लीज दोबारा से सुनिएगा, ये बहुत ही इजी है। वापस से फॉर्मेट देखिएगा, सब कुछ बनेगा, बस थोड़े से एडजस्टमेंट एक्स्ट्रा आते हैं जो आपके दिमाग आपसे कहने लगता है कि आपसे नहीं बनेगा, वरना वो भी बनेगा। ठीक है, तो चलिए फिर एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। चलो भैया जी एक और क्वेश्चन, अब इसमें हो सकता है कि आपको लगे थोड़ा सा अलग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास पार्टनर्स हैं ए बी सी, 2-2-1 के लिए हमने कहा ओके, 31/12/2022 हमने कहा ओके। लायबिलिटीज में हमारे पास है क्रेडिटर्स, हमने कहा अच्छा जी ये कहां जाएंगे, तुरंत दिमाग दौड़ जाना चाहिए। सैलरी आउटस्टैंडिंग पता होना चाहिए, ये सब आउटसाइड लायबिलिटीज है, कहां जाएंगे। फिर ए का लोन, ये तो भैया लोन अकाउंट बनेगा। फिर कैपिटल है ए और बी की, ओके। कैश एट बैंक, ये तो भैया चला जाएगा। डेटर प्रोविजन के साथ है, ये प्रोविजन अब उधर, डेटर उधर, डेटर की फुल वैल्यू जाएगी, याद रखिएगा। देन स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, मशीनरी है, पेटेंट है, लोन टू बी, ये भी अलग से। सीज कैपिटल अकाउंट, लो भैया जी ये भी कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ध्यान रखना है हमें। यानी कि जो चीजें जाने वाली है उसको भी हमने देख लिया, जो कहीं और जाएंगी उसको भी हमने देख लिया। अब बारी है एडजस्टमेंट की, जो थोड़ी सी लैंग्वेज ऊपर नीचे करके आपको तंग करता है, उसको भी देखते हैं। चलिए भैया जी आ गए, देखिए एसेट्स वर रियलाइज्ड एज फॉलोज। स्टॉक 28, डेटर एट द रेट 90%। 90% आपको ध्यान रखना है कि ये 29,000 पे गिना जाएगा। इस बात को याद रखिएगा कि रियलाइज 29,000 पे गिना जाएगा, क्योंकि 1,000 आपका उधर चला गया है। ठीक है, आपको ये बात बस ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये 29,000 पे काउंट होगा, ये हमेशा याद रखिएगा, प्रोविजन का अलग से होता है। इसको मैं स्टार मार दूं क्या? चलिए इसको स्टार मार देते हैं, टिंग टिंग टिंग, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास क्या है, ये तो हो गया। एंड मशीनरी एट द 10% अबोव। अबोव में मशीनरी की वैल्यू देखिए 50 का 10% 5,000, यानी कि 55,000 रुपए हमें मिले हैं। हमने कहा ओके, आगे बढ़ जाते हैं। नाउ बी टुक ओवर, अब देखिए आ गया ना, बी टुक ओवर इन्वेस्टमेंट 12,000 एंड ऑल्सो एग्री टू पे आउटस्टैंडिंग सैलरीज, यानी बी यहां पे 2 बार आएगा, एक 12,000 पे और एक आउटस्टैंडिंग सैलरी के वक्त। ठीक है, हमने कहा ओके। पेटेंट वॉज वैल्यूलेस, रियलाइज नथिंग, यानी पेटेंट का कुछ नहीं होना, जयराम जी की।
अ बिल रिसीव्ड फॉर 3000, ये ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अ बिल रिसीव्ड फॉर ₹2000 वाज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर राम विच वाज डिस्काउंटेड फ्रॉम अ बैंक, ही बिकेम इंस्टॉलमेंट। ध्यान से देखिए, BR था, डिस्काउंटेड था, यानी कि बैंक से हमको एक लायबिलिटी बनी, ही बिकम इंस्टॉलमेंट एंड 70 पैसा इन अ रुपी, यानी कि 3000 का 70 पैसा निकालेंगे इंटू 70 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 2100, यानी ये पैसा हमें रिसीव हुआ। ठीक है, नाउ इन अ रुपी वर रिकवर्ड फ्रॉम हिम, पर याद रखिएगा 3000 डिसऑनर हुए, तो यानी वो हमारे लिए लायबिलिटी पे भी जाएगा। नाउ क्रेडिटर्स वर सेटल्ड एट 90%, क्रेडिटर्स को हमने 90% पे सेटल कर दिया। क्रेडिटर की वैल्यू कितनी थी भैया जी, तो देखिए 30,000 है, यानी कि 27,000 में हमने खत्म कर दिया। 90% यानी कि ये रहा 30,000, ये तो मेरे हिसाब से आप आराम से कर लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये आ गया 27,000। ठीक है, 10% हमारे लिए फायदा हो गया। क्या है, ये तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में सीखा है। एज लोन अकाउंट वो सेटल्ड बाय पेइंग 23,000, यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एज लोन हमने सेटल कर दिया 23,000 में, था कितने का, था 25,000 का, यानी 2,000 का फायदा हुआ है, ये रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। 2,000 रुपीज का एडवांटेज है, ये रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। एडवांटेज है यानी कि उस साइड जाएगा, तभी तो प्रॉफिट इस साइड आएगा। ठीक है ना, इसको भी स्टार मार दूं क्या मैं, चलो येलो कलर में लिखता हूं, इसको ऐसे गोला मार देता हूं। ठीक है, ओके। नाउ रियलाइजेशन एक्सपेंस, भैया ये तो एक्सपेंस है, कोई दिक्कत ही नहीं है, चलो अभी येलो ही है तो येलो ही रहने देते हैं। एक्सपेंस 1200 रुपए, फिर हमें अकाउंट्स बनाना है और उस पर काम करना है। ठीक है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई, आराम से करेंगे, है कि नहीं। अब स्पीड से स्टार्ट कीजिए, जिन लोगों को बनता है चालू हो जाइए, मैं भी यहां से चालू हो रहा हूं। सबसे पहले यहां देखना है कैश एट बैंक को छोड़ के 29 25 10 50 29 ध्यान रखिएगा फुल वैल्यू, क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल के 1000 यहां जाएंगे, ये बात याद रखने वाली है। ठीक है, ऐसा ना हो कि 28 लिख दो आप, दोनों अलग अलग लिखने पड़ेंगे वरना मार्क्स कट जाएंगे। ये मत सोचा रहे भैया फर्क क्या पड़ता है, 29 यहाँ, एक वहां 28 लिख देता हूं, नहीं नहीं नहीं, टोटलिंग में असर आएगा, अमाउंट चेंज हो जाएगा, एग्जामिनर मार्क्स काट लेगा। ठीक है, नाउ 29,000, उसके बाद 29 हो गया हमारा डेटर, स्टॉक है 25, इन्वेस्टमेंट है 10, स्टॉक है 25, इन्वेस्टमेंट है 10, स्टॉक है 25, इन्वेस्टमेंट है 10। ठीक है, देन मशीनरी 50 थी और पेटेंट हमारे पास 5 थे, वो वैल्यूलेस हुए रियलाइज के वक्त, अभी तो हम उसको लेंगे, अभी सारी बुक वैल्यू ली जाती है। तो मशीनरी 50 और 5 हमारे पास पेटेंट है। ठीक है, तो मशीनरी 50, 5 हमारे पास पेटेंट है। ठीक है, अब देखिए इधर पे ध्यान देंगे हम, तो डेटर्स और मशीनरी ये हमारे पास थे, कितने परसेंट थे, 90% थे, ये 29,000 पे आएगा, मैंने आपको बताया था, तो इसका 90%, तो 90 अपॉन 100, 9 2 18 और 6 261। ठीक है, 9 2 18 होता है और 9 9 81 होता है, तो 1 उधर गया, 8 18 प्लस 6। मशीनरी हमारे पास 55, ये हमें पता है। ठीक है, देन ये देखिए राम वाला, ये हमें डिस्काउंट हुआ था, 2100 रुपए मिले थे, वो यहां पर आएंगे 2100, 21,000 नहीं है, 2100, तो यहां पे हमारे 2100 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया 21, अरे फिर से फिर से आ गया यार, ओके ध्यान से, 2100 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नंबर सिस्टम फॉलो कीजिएगा, इससे टोटलिंग में भी आसानी होती है। नाउ उसके बाद हमारे पास बारी आती है किसकी चीज की, पेटेंट हमारे पास वैल्यूलेस हो गया था, डेटर हमारे पास 29 के आ गए हैं, और हमारे पास स्टॉक था 25, उसमें से कितने का रियलाइज हुआ था, स्टॉक 28 में हुआ था, तो यहां पर ये 28,000 आ जाएगा, स्टॉक में ये 28,000 आ जाएगा। ठीक है, आप चाहेंगे तो इसको यहां लिखेंगे, मैं ये कैलकुलेशन यहां थी इसलिए यहां मैंने बाहर लिख दिया है। इसका पूरा टोटल जो है वो कैश में जाएगा। इन्वेस्टमेंट उन्होंने लिया है बी ने, पर कितने में लिया है यहां कुछ बताया हुआ है, 12,000 में लिया है। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग पे के लिए एग्री हो गए, अमाउंट नहीं बताया, तो यानी कि बुक अमाउंट ही बुक वैल्यू वाला ही गया होगा, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 12,000 है, ये इनके अकाउंट में चला जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। फिर उसके बाद हमारे पास बचता क्या है, अब इस साइड जो बचता है वो है लायबिलिटी वाला साइड, तो उसको देखते हैं। क्रेडिटर 30 और 5 है, तो यहां पर आ जाएगा 30,000। ठीक है, यहां पे आ जाएगा 5,000। फिर यहां से हमें पता है कि क्रेडिटर इस बार 27 गए हैं, 5,000 हमारे पास ये है, और 1200 हमारे पास एक्सपेंस था, पहले डिसऑनर वाली वैल्यू, ये ध्यान रखिएगा 3,000 रुपए हमारे डिसऑनर हुए थे, वो भी यहां पर आएंगे। ठीक है, क्योंकि बैंक तो हमसे कहेगा ना भैया जी कहां हो। मुझे उम्मीद है कि आपको 11th क्लास का बिल ऑफ एक्सचेंज याद होगा,
फिर क्या करना है, 2705, 3203, 35, ये 36200, 36200 यहां पर आ गए। फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, अब हमारे पास जो चीजें बच रही हैं वो है इन्वेस्टमेंट का। एक इन्वेस्टमेंट भी लिया था, वो कहाँ है, एक इन्वेस्टमेंट आया था ना आउटस्टैंडिंग सैलरी का, तो यहाँ पर ये आया था, तो ये 5000, वही तो मैं कह रहा हूँ एक गड़बड़ आ रही है, ठीक है, ये यहाँ से हटेगा, ये 5000 जो है वो यहाँ पर जाएगा 20 कैपिटल में। मैं वही सोचा था यार कहाँ चला गया ये, ठीक है। तो क्रेडिटर आ गया, बिल डिसऑनर आ गया, बैंक वाला ये आ गया, तो यहाँ पे 36,000 कम हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 31,000। ओके, ठीक है। अब देखते हैं, और तो कुछ नहीं था, बी टू ओवर के दोनों चीजें आ गई, 1 2 3 चीज ये आ गई, डिसऑनर का केस आ गया, क्रेडिटर आ गया, एज लोन वहां जाके सेटल्ड होगा, 2000 रुपए का प्रॉफिट, एज लोन के 2000 रुपए का प्रॉफिट रह गया, ठीक है, वो यहाँ पर आ गया। अब देखना ये है कि कौन सी साइड बड़ी होगी, क्योंकि अमाउंट के 1200 ले लिया हमने, अब और कुछ तो नहीं बचा, 2100 भी आ चुका है यहाँ पे, और कुछ हमारे पास बचता नहीं है, ठीक है। फिर क्या करना है भैया, इसकी टोटलिंग करनी है, और यहाँ से इसको यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, इसकी टोटलिंग यहाँ नीचे हो जाएगी। फिर इसमें से इसको माइनस करना है कि एलसीजी क्या इस्तेमाल किया जाए, तो आ जाएगा हमारे पास 1000 प्लस 30,000 प्लस 5000 प्लस 28,000 प्लस 26,100, फिर 55,000 प्लस 12 और 2 14 और 2 16,100, 16,100, 161,200, ठीक है, तो 161,200। ओके, फिर यहाँ से इसमें से माइनस करेंगे, माइनस करना है 29,000 माइनस 25,000 माइनस 250, 60,000, और मैं हट भी जाता हूँ ताकि आप लोग भी कर लो, माइनस 10,000 माइनस 31,200, तो हमारे पास 6,000 का लॉस आ रहा है, तो ये 6,000 का लॉस बट जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास 6,000 का लॉस है, 161,200, ठीक है। आप इसमें से माइनस करेंगे तो 6,000 का लॉस आ रहा है। अब 6,000 का लॉस है, रेशियो 2:1 था, 2:1 था, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6,000, और 2:1 के लिए क्या करना पड़ेगा, 2:1 यानी 5, तो देखिए तो 2400 और 1200, ठीक है, खत्म। अब हमें पहुंचना है कैपिटल अकाउंट पे, तो वहां चल लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो छोटे काम है वो कर लेते हैं, तो लोन अकाउंट, लोन अकाउंट में आपको पता है ना, एज ने लोन दिया था, लाइबिलिटी साइड में किस साइड था, इस साइड था, मतलब लाइबिलिटी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड था, तो इधर आएगा, जाहिर सी बात है क्रेडिट बैलेंस है उसका, कितना अमाउंट था, तो 25,000 था, और 23 में हमारा वो हो गया था, ठीक है, हमारे पास 25,000 था और 23,000 में हमारा सेटलमेंट हो गया था, 2,000 का हमें प्रॉफिट हुआ था रिलायशन पर, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा ये 25,000, यहां पे आ जाएगा 25,000, डबल कॉमा में खत्म। फिर यहां पर आएगी बारी, तो बैंक में हमने इसको सिर्फ 23,000 रुपए पे किए, ठीक है, ये बैंक है याद रखिएगा, बैंक अकाउंट बनाएंगे तो वहां पर जाएगा। रिलायशन में हमारे पास 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया था, और ये हमारे पास 25,000 से अकाउंट खत्म हो गया था। फिर हमारे पास एक लोन था बी का, और वो था 15,000 रुपए, हाँ 10,000 रुपए, ठीक है, तो बस 10,000 वाला ये तो सिंपल, ये तो इससे हम लेंगे भैया जी, तो ब्रॉट डाउन ये हमारे लिए इस साइड पर आएगा, ये तो आपको पता है ना, एसेट साइड बैलेंस है, यानी कि हमने इनको लोन दिया है, इसका मतलब है कि हमने दिया, तो हम तो इनसे वापस लेंगे पैसे, तो ये भैया इनके बैंक, तो ये आ जाएगा 10,000 रुपए, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लोज होगा अकाउंट 10,000, और यहाँ पर भी क्लोज होगा अकाउंट 10,000, ठीक है, हो गया। अब कैपिटल पे जाना है, तो कैपिटल के लिए हमारे पास क्या था, 60 30 और उधर 15, तो चलिए कैपिटल की ओर चलते हैं। तो यहां पर इनका आएगा 15,000 इस साइड, क्योंकि सी का है, और ए और बी का 60 और 30 इस साइड आ जाएगा, ठीक है, मुझे उम्मीद है यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। फिर रिलायशन की जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ये किसने लिया था, बी ने लिया था, ठीक है, अब बी ने पेमेंट किया तो इनके कैपिटल को बढ़ाया जाएगा, तो यहां से हटेगा, यहां से हटेगा, बी के 5,000 रुपए यहां चले जाएंगे, ठीक है, 5,000 का था सैलरी आउटस्टैंडिंग। देन इन्होंने एक और चीज ली थी, याद है ना, तो वो भी यहां पर आ जाएगी इन्वेस्टमेंट, और वो लिया था इन्होंने 12,000 में, ये रहा 12,000 में, ठीक है, तो अब इसको लिख लीजिए, रिलायशन का बी में ही जाएगा 12,000 रुपए, ठीक है, नो इश्यूज। देन उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट हुआ है, वो आ जाएगा 2400 और 1200, ठीक है। अब क्या बचा बताइए, तो अब कुछ बचा ही नहीं, तो सीधा सीधा हमारे पास पैसे बैंक में चले जाएंगे। अब देखना यह है कि किसका किस साइड
बैलेंसिंग फिगर आता है, क्योंकि जिसका जिस साइड आएगा वो उस साइड लिखा जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो भैया इसका तो 60 का तो इसी साइड आएगा, इनका भी इसी साइड आएगा। ये वाला सी का बैलेंस है जो कि हमारे पास डेबिट बैलेंस था, उसका उस साइड जाएगा, तो वो लेकर आएंगे, ये पैसे लेकर आएंगे। तो ये दो तो नहीं लाएंगे भैया जी, इनको खत्म करो तो 62,400, 62,400, हाँ 30 और 5 35, 37,400, 37,400, ठीक है। अब इनका टोटल इस साइड वाला बड़ा है तो यहाँ पे 15,000, बाकी ये दोनों टोटल तो यही आएंगे, तो 62,400 और 37,400, 37,400, 62,400 में यहाँ तो यहाँ 62,400 ही आएगा। फिर यहाँ पे 12,000 कम जाएंगे तो 25,400 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा ये बैंक के अंदर है, अब बैंक अकाउंट बनेगा ये उसमें जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो निल है, 15,1200 में से माइनस करेंगे तो 13,800, ठीक है। ये ध्यान रखिए बैंक इस साइड है, तो यानी कि वो जब बैंक अकाउंट बनाएंगे तो ये इस साइड जाएगा और ये उस साइड जाएंगे, ठीक है। और ये 15,000 टोटल दोनों के साइड लिखा जाएगा। अब क्या करना है भैया, अकाउंट बनाना है, तो बनाओ, तो लीजिए उसको भी बना देते हैं। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारे पास ओपनिंग बैलेंस जो आ रहा था 7-8 हज़ार था, 7,000, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 7,000। फिर एसेट सोल्ड, इसका थोड़ा टोटलिंग करनी पड़ेगी, इस बार यही प्रॉब्लम है इसीलिए हम टोटलिंग लिख देते हैं, बट यहाँ पे देखना पड़ेगा जो जो चीज़ें हुई हैं। तो 28,000 प्लस 26,100 प्लस 55,000 प्लस यहाँ पे 2,100 भी आ जाएगा। अलग से लिखना हो तो अलग से लिख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1,11,000 है, 1,11,200 है, ठीक है। तो 1,11,200। फिर हम लोन मांगेंगे बी से, तो हमें पैसे चाहिए 10,000 रुपये, तो वो यहाँ पर आ जाएगा बी से। ये देख लीजिए बी को हमने लोन दिया था, ठीक है, तो हमें उनसे चाहिए, तो हम वो यहाँ लिखेंगे, ये हमारे को बढ़ाएगा। फिर इनका बैलेंस था 13,800, वो भी हमें सी से चाहिए, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। देन अब बारी इसकी आती है, तो लाइबिलिटीज में हमारे पास जो था इसका हमने कैश टोटल किया था 31,200, क्योंकि ये तो पार्टनर के नाम पर है, तो ये अब नहीं आएगा, सिर्फ ये वाला अमाउंट आएगा, तो ये आ जाएगा 31,200। देन उसके बाद हमारे पास लोन था जो ए का था, और वो था 23,000, हमने इसको पेमेंट की थी, 2,000 का हमारे पास प्रॉफिट हो गया था जो रिलाइशन में गया था। फिर रिलाइशन के एक्सपेंस क्योंकि हमने यहाँ लिख दिया तो ठीक है, अदरवाइज हम यहाँ पे 30,000, इसको ठीक ही करके लिखते हैं यार क्योंकि अलग अलग लिखा है, वरना हम इकट्ठे भी लिख सकते हैं रिलाइशन लिखकर, बट अगर अलग अलग है तो हम अलग अलग ही लिखेंगे। 30 और 31 1200 रुपये, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 30,000, यहाँ पे आ जाएगा 30,000, और रिलाइशन एक्सपेंस के आ जाएंगे 1,200 रुपये, ठीक है। देन उसके बाद एज और बीस की कैपिटल थी, ये तो हमें पता है, यहाँ 62,400 और 25,400, तो ये आ जाएगा 62,400 और 25,400, ठीक है। फिर इनकी टोटलिंग कर लेंगे, बराबर आएगा तो मुस्कुराने का मौका मिल जाएगा, है कि नहीं। और इसके मौके की तलाश में तो हम सभी लगे रहते हैं। तो चलिए भैया जी निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 53,000 प्लस 1,200 प्लस 62, और ये तो 87,800, 87,800, तो 142 आ रहा है। चलिए देखते हैं, 142, 1 2 3, फिर माइनस कर लेते हैं 7, और ये तो 1,18,200 माइनस 23,800, बिल्कुल ठीक है। तो ये आ गया 142, 1 2 3, बस खत्म। देखा, तो अगर कोई एडजस्टमेंट वाला भी सवाल है तो इससे ज्यादा क्या ही आएगा, कोई पार्टनर ले लेगा, कोई कहीं चला जाएगा, किसी का रेशियो बढ़ जाएगा, किसी को 90% मिलेगा, इससे ज्यादा तो कुछ आता ही नहीं है। बस ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास आएंगे, ठीक है। तो चलो फिर एक बस जो पॉइंट है आपको ध्यान रखना है राम वाला, कि अगर मान लीजिए बिल डिस्काउंटेड था, वो डिसऑनर हुआ, तो इसका मतलब कि बैंक से हमने पैसे लिए होंगे। अब अगर वो रिटर्न हो रहा है तो बैंक ने हमारे पास हमको एक लायबिलिटी क्रिएट करवा दी गई होगी हमारे नाम की, तो इसीलिए वो क्रेडिट साइड पर आ रहा है। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। उसकी पेमेंट हो रही है, फिर जिस पार्टनर से हमको पैसे मिल गए वो हमने यहाँ पर लिख दिए, मतलब जिस आदमी से मिल गए, राम उनका नाम था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। प्रिपरेशन, अब ये पॉइंट है जो हमें ध्यान देना है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। कैसा? प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम बैलेंस शीट, यानी कि यहां पर हमें कुछ फिगर्स मिसिंग मिले होंगे, तो इसके बारे में जानिए। व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स of dissolution of firm we started given balance sheet figure but sometimes we are given assets and liabilities but
स्टिल बैलेंस शीट डज नॉट टैली, डिफरेंस इज ट्रीटेड एज प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट या क्रेडिट बैलेंस। यानी कि अगर मान लीजिए बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा है, एसेट साइड छोटा पड़ रहा है तो पीएनएल डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड छोटी पड़ रही है मतलब लायबिलिटी साइड छोटी पड़ रही है तो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है, बाकी तो फिर हलवा है। बैलेंस शीट आपको मुझे बनाना ही आता है। ऑफन रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स आर गिवन बट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स इज नॉट गिवन, सो वी प्रिपेयर बैलेंस शीट टू फाइंड आउट मिसिंग आइटम। द बैलेंस शीट इज कॉल्ड मेमोरेंडम बैलेंस शीट, इसी को हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट बोलते हैं। द बैलेंसिंग फिगर मे बी एसेट्स, कैपिटल और पार्टनर्स, लायबिलिटीज और प्रॉफिट और लॉस बैलेंस डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन सप्लाइड। तो जैसा इंफॉर्मेशन सप्लाई किया जाएगा वैसा हम इसको मान लेंगे। ठीक है, हाँ कई बार ये भी होता है कि मान लीजिए आपको पता चला कि उसने बोला कैपिटल है तो आप कैपिटल भी मान सकते हो। मोस्टली केसेस में आपको ऐसा लिखा रहेगा, तो आपको ये समझना है कि शायद वो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस ही है। चलिए तो इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मेमोरेंडम का बेसिक पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया है, तो इसमें ज्यादा कुछ तिड़कम नहीं है, बस इतना है कि आपको एक बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है, कुछ इसमें नाम अलग अलग लगेंगे पर मुझे उम्मीद है कि आप कर लोगे। ओके, चलिए देखिए, ए एंड बी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 जनवरी 2021 शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर कैपिटल्स वर 50,000 30,000, कैपिटल हमें गिवन है, रेशियो 3:2 है। नाउ दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व 31 दिसंबर 2021, उन्होंने सोचा हम डिसॉल्व करते हैं। बैंक अकाउंट 5,000, डेटर 20,000, बीआर 8,000, स्टॉक 25, फर्नीचर 5, पेटेंट 27 और क्रेडिटर 25,000, बिल्स पेबल 6,000 रुपए। यानी ये हमें समझ में आ गया कि ये बैलेंस शीट के आइटम्स है, यानी कि जो मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनेगी उसमें ये आइटम्स आ जाएंगे। ठीक है, नाउ ए टुक ओवर स्टॉक 10% डिस्काउंट। अब देखिए स्टॉक कितना है 25, 10% डिस्काउंट 22,500। ठीक है भैया जी। नाउ टुक ओवर क्रेडिटर्स, अब क्रेडिटर्स भी लिए गए हैं, ए ने क्रेडिटर्स भी ले लिए हैं पर डिस्काउंट देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टॉक एट अ डिस्काउंट, फिर एंड वर्ड लगाए, यानी कि ये 10% सिर्फ स्टॉक के ऊपर है, क्रेडिटर के ऊपर नहीं है, याद रखिएगा। नाउ बी टुक ओवर डेटर्स अमाउंटिंग टू रुपीज 15,000 रुपए, बी ने टुक ओवर कर लिया डेटर 15,000 रुपए का, हमने कहा ओके फॉर रुपीज 13,000, 15,000 का डेटर। अब डेटर खोजो भैया, डेटर है 20,000 का, उसमें से 15,000 का डेटर इन्होंने लिए 13,000 रुपए में। कंफ्यूजन हो रहा है क्या? नहीं, देखिए 20,000 का डेटर था, उन्होंने कहा इसमें से 15,000 वाले डेटर मुझे दे दो, बट 13,000 में ही सेटलमेंट हो पाया, 2,000 नहीं मिले उनको, पर वो मान गए तो ठीक है भैया जी। नाउ रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज्ड बाय लो 10%, यानी कि 20 में से 15 तो उनके पास चले गए, बचे 5,000, उसमें से भी 10% ने नहीं दिया, यानी कि 90% ने दिया, तो 5,000 का 90% इंटू 90/100, 4,500, यानी ये हमको मिला है, कैश एंड बैंक में जाएगा। ओके, नाउ अब यहां से ध्यान दीजिएगा, बिल्स पेबल वर ड्यू आफ्टर 2 मंथ्स, बिल्स पेबल हमें 2 महीने बाद पे करने थे और बीआर हमें 3 महीने बाद पे करना था। सो बिल्स पेबल वर पेड एंड बीआर वर रियलाइज्ड भी हो गए। रिबेट, जाहिर सी बात है अगर आपको समय से पहले हो जाता है तो आपको रिबेट मिलती है, अब बीआर पे तो आपके लिए घाटा है, बिल्स पेबल पे आपके लिए फायदा है, उसको अपन देखते हैं। नाउ फर्नीचर रुपीज 4,500, पार्टनर्स ऑल्सो एग्री टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। नाउ प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट। बनाना है हमें, पहले तो सबसे पहले हमें मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी है, तो हमें उसको देखना है। तो पहले आप आराम से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमें बनाना है मेमोरेंडम, तो जो जो गिवन है चीजें हम वो देख लेते हैं। क्रेडिटर 25, बिल्स पेबल 6। ओके भैया जी, तो ये 25, कलर चेंज कर लो, मैंने कहा ओके, तो ये आ गया हमारे पास 25,000, ये आ गया हमारे पास 6,000। ठीक है, कैपिटल हमें पहले ही ऊपर गिवन है 30 और 50 और 30, तो हमारे पास कैपिटल यहाँ पे आ जाएगी 50,000, ये आ जाएगा 30,000। अगर आप चाहें तो इसको अंदर लिख के भी बाहर लिख सकते हैं, इतनी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बिल्स पेबल में थोड़ी सी जगह दे देते हैं ताकि आपको दिखाई दे जाए कि ये बिल्स पेबल यहाँ पर है 6,000 रुपए। ठीक है, देन उसके बाद क्या भैया जी, बाकी तो ये वाली चीजें, बैंक 5, डेटर 20, बीआर 8, बैंक 5, डेटर 20, बीआर 8। ठीक है, देन स्टॉक 25, फर्नीचर 5, प्लांट 27, स्टॉक 25, फर्नीचर 5, प्लांट 27, स्टॉक 25, फर्नीचर 5, प्लांट 27। ठीक है, अब इसकी टोटलिंग करेंगे तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये वाली साइड ज्यादा बड़ी है, तो 25 और 6 31 और 80, 31 और 80 यानी कि 1 1 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा 1 1 1 2 3, 1 1 1 2 3। अब 5 और 20 25 और 25 50, 50 और 50 और ये हो गया 50 और 32, 82 और 8 90,
90 और ये 11 और 10 21,000। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये 21,000 है बैलेंसिंग फिगर, यानी कि ये कौन सा बैलेंस हुआ, डेबिट बैलेंस हुआ। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर ये बैलेंसिंग फिगर है, इसका मतलब कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर का बदलेगा, तो वो भी बनेगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। यहां पे लगाते हैं एस्ट्रिक्ट, यहां पे लगाते हैं एस्ट्रिक्ट कि इन केस में पार्टनर की कैपिटल भी बदलती है, क्योंकि यहां से मुझे पता चला कि भाई ये तो लॉस है, तो जो कैपिटल मुझे यहां दिख रही है ये वाली ये तो गलत है, तो इसको हमको ठीक करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए फिर इसको करते हैं। तो पहले तो बैलेंसिंग जो हमारे पास था 50 और 30, ठीक है, 50 और 30। अब जो लॉस है वो इस साइड जाता है, 3 2 में बटेगा तो 21,000 का लॉस, 3 2 में 5 से काटेंगे, डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो 4200, तो 12,600 और 8,400, तो 12,600 और 8,400, ठीक है, ठीक है। तो बस बैलेंस कितना बचा, 12 काटे तो 38, तो ये हो जाएगा 37,400। टोटल यहां पर आएगा हमारे पास 50,000, और 30 में से 8 काटे तो 22,400, तो 21,600, ठीक है। तो अमाउंट तो हमारे पास 30,000 ही आएगा यहाँ पर। बस यही वाला अमाउंट हम यहाँ भी लिख देंगे, 50,000, और ये आ जाएगा 30,000, ठीक है। नाउ अब ये आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में हमें गिवन है, बट हमने नहीं लिया, क्योंकि अगर पार्टनर को लॉस हो गया, तो ये तो हमने पहले ही चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि अगर पार्टनर को लॉस हो गया है तो इसका मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। याद कीजिए बचपन के दिन सबसे पहला लेक्चर पार्टनर्स कैपिटल का, ठीक है। उसके बाद हमने जब हम कैपिटल अकाउंट में चले गए थे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला जो था उसमें हमने ये सीखा था, इसीलिए यहां पर ये नहीं लिया गया, नोट आपको दे दिया गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड only when there is a profit, there is a profit, so it has not been allowed due to loss during the year। अगर प्रॉफिट होता तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपको यहाँ पे 10% दिख रहा होता। भैया इसको स्टार मारो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक है। नाउ अब हमारे पास दोनों चीजें बन गई, अब हम रिलेशन अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रिलेशन में क्या होता है, पुरानी बैलेंसेस को लेना, तो 5 20 8 25 5 27 ये आएंगे। तो सबसे पहले सन्ड्री एसेट्स में लिखिए, मैं यहाँ अंदर ही लिख देता हूँ, तो यहाँ पर भूल गया मैं अमाउंट क्या, 5 तो वहाँ जाएगा, 20 और 8 से स्टार्ट होगा ना, तो ये आ जाएगा 20,000। BR में हमारे पास 8,000, स्टॉक हमारे पास है, अब स्टार्ट करते हैं, 25 5 और 27, 25 5,000 फर्नीचर और 27,000 पेटेंट, है ना, यही है ना, ठीक है। हाँ, अब क्रेडिटर हमारे पास 25 और बिल्स पेबल 6 है, तो यहाँ पे चले जाएगा क्रेडिटर आपका, यहाँ पे चला जाएगा 25 और बिल्स पेबल चला जाएगा 6,000, ये टोटल आ जाएगा 31,000 बाहर, ठीक है। इनका टोटल कितना हो जाएगा, तो हमें पता है इनका टोटल अभी हमने निकाला था 90,000 और -7 हो जाएगा ना, 90 - 5 तो 85, तो यहाँ पे आ जाएगा 85,000, ठीक है। देन उसके बाद देखिए अब एक एक करके हमें एडजस्टमेंट देखना है। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे हो गया ए टुक ओवर द स्टॉक एट 10% डिस्काउंट, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास ए स्टॉक हमारे पास था 25,000 का 10% डिस्काउंट, यानी कि 22,500 का। देन उसके बाद हमारे पास देखते रहिएगा एक एक करके, ए टुक ओवर डिस्काउंट एंड टुक ओवर क्रेडिटर्स, उसने क्रेडिटर भी ले लिया है, क्रेडिटर में कोई डिस्काउंट का अमाउंट नहीं बताया गया है, एट 10% डिस्काउंट एंड टुक ओवर क्रेडिटर्स, तो हम मानेंगे कि क्रेडिटर्स को उसने पूरा ही लिया है। तो यार अगर उसने पूरा लिया है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 25,000 रुपए लिखेंगे, तो यहाँ एस कैपिटल में क्रेडिटर में आ जाएगा आपके पास 25,000 रुपए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कैलसी और उठा लेता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए ना। उसके बाद अब क्या बारी है, तो अब जिन जिन की चीजें हैं वो करते हैं। अब हमारे पास आ गया है डिस्काउंट हो गया, बी टुक ओवर द डेटर्स अमाउंटिंग टू ₹15,000। यहाँ पे ध्यान देना है कि अमाउंटिंग टू रुपीज डेटर 15,000 फॉर ₹13,000, तो 13,000 में ही मिलेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20 कैपिटल में 13,000, ठीक है। फिर हमें याद है कि बैंक में डेटर जो था हमारे पास बाकी वाले में 5% का था, 4,500 हमने निकाले थे, याद होगा आपको, ये हमने यहाँ पे निकाला था 4,500। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमसे बोला गया था कि जब उसने रिमेनिंग डेटर लिया तो वो 10% कम में रियलाइज हुआ है, ठीक है। तो यहां पर बिलो का मतलब होता है कम में रियलाइज होना, तो 4,500 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो जो चीजें कही गई है, तो बीआर और बीपी के लिए
बीआर और बीपी के लिए एक बात कही गई थी रिबेट की, तो हमें रिबेट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो देखिए उसका वर्किंग नोट है, रिबेट ऑन बिल्स पेबल 6000 रुपए है, 12 इंटू 100, 12% रिबेट दिया था 2 महीने के लिए, क्योंकि बिल्स पेबल जो हमारा 2 महीने के लिए था, रुपीज आया 120। ऐसे ही रिबेट ऑन बीआर, बीआर जो था हमारा वो 3 महीने के लिए था, तो उस पर जो रिबेट मिलेगा वो 3 महीने का मिलेगा, तो आया 240 रुपए, उसका अमाउंट था 8000 रुपए। यानी कि ये रिबेट के बाद हमें पैसे मिले हैं, तो इसमें हम पेमेंट करेंगे तो 120 माइनस करेंगे, यहां पे हम रिसीव करेंगे तो 240 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जब बीआर आएगा तो इसमें 8000 माइनस 240, और यहां पर जब बिल्स पेबल आएगा तो 6000 माइनस 120। ठीक है, तो 6000 में से 120 काटेंगे तो 5880 आ जाएगा, है ना, 5880 आ जाएगा। फिर जब हम यहां पर जाएंगे तो इसमें आ जाएगा 7760। ठीक है, फिर प्लांट और ये सब का है तो ये यहाँ पे बताया हुआ था हमें। तो देखिए अब इसके आगे बढ़ेंगे हम, रिमेनिंग डेटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया। नाउ प्लांट रियलाइज 20 एंड फर्नीचर 4500, प्लांट रियलाइज 20 और फर्नीचर 4500, तो प्लांट रियलाइज 20, फर्नीचर 4500। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं, और तो कुछ हमारे पास बच नहीं रहा है, तो 4500 प्लस 4500 प्लस 7760 प्लस 20000, तो 36760, तो ये आ गया 36760। अगर आप इधर देखेंगे तो 31 और 22 53 और 13 66 और 36, तो ये आ जाएगा 102 के आसपास, ये उससे ज़्यादा आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास बैलेंस आएगा। तो इसी को कर लेते हैं, 85,000 प्लस 25,000 प्लस 5880। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक? तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आने लगा होगा और मेमोरेंडम भी आपको इजी लगने लगा होगा। बस नाम है जो आपको तंग करेंगे। नाम का अगर आपने अपना माइंड मेकअप कर लिया ना कि भैया ये नाम है सिर्फ, व्हाट्स इन द नेम, तो फिर भैया यहाँ सब कुछ हलवा लगेगा। ठीक है, अब इसमें से माइनस करते हैं, 31,000 माइनस 22,500 माइनस 13,000 माइनस 36,760, तो 12,620 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मुझे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, कैलसी आपको यूज नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर इसमें रेशियो था हमारा 3:2, तो 12,620, तो 12,620। अब 12,620 में इसमें हम कर देंगे डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 इक्वल्स टू 7572, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5048। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, सिंपल लग रहा है, सब कुछ आसान है। अब क्या करना है, इसके आगे बढ़ना है, तो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, अब सब कुछ इजी है। तो कैपिटल अकाउंट हमारा, अब ध्यान रखिएगा, ये वाला बैलेंस आएगा, ये वाला बैलेंस आएगा कैपिटल अकाउंट में, ये बात आपको याद रखनी है, छोटी छोटी मगर मोटी बातों में। 37,400 और 21,600, तो यहाँ जाएगा 37,400 और 21,600। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास कुछ रिलेशन थे, तो देखिए सबसे पहले तो जो इधर वाला है वो उधर जाएगा, जो उधर वाला है वो इधर आएगा, तो एस कैपिटल 25,000 है, तो भैया जी ये तो यहाँ पर आ जाएगा, एस कैपिटल जो क्रेडिटर का है 25,000। ठीक है, देन उसके बाद अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपके पास ए और बी दोनों हैं, जो कि अब इस साइड जाएंगे, 22,500 और 13,000, तो यहाँ पे रिलेशन में 22,500 आ जाएगा और ये वाला आ जाएगा 13,000। फिर हमारे पास लॉस है जो अभी अभी हमने निकाला है, 5048 और 7572, तो ये आ जाएगा 7572 है ना, 7572, ये हो जाएगा 7572 और ये हो जाएगा 5048। फिर जाहिर सी बात है इसकी होगी टोटलिंग, हमको ये दिख रहा है कि ये वाली साइड बड़ी है, ये वाली साइड छोटी है, क्योंकि ये 75 है। ठीक है, 7572 है, तो भैया जी इसकी टोटलिंग कर लो। मैंने कहा ओके, इसकी टोटलिंग करते हैं, तो ये हो गया 21,000, 13 और 5 18 ही हो रहा है, तो ये तो इस साइड तो कुछ नहीं है, तो ये आ जाएगा 21,600। फिर हम इधर आएंगे तो इसमें से 5 18 माइनस होंगे और इसकी टोटलिंग हो जाएगी हमारी 50, तो 62,400, 402, हाँ 62,400 आ रहा है। ठीक है, अब इधर आएंगे तो जाहिर सी बात है इसका तो टोटल यही आएगा 62,400, और इस साइड से हम करते हैं तो इसका आ जाएगा 21,600। फिर इसमें से इनको माइनस करना है, तो पहले तो 62,400 में से आप माइनस कर दीजिए, 62,400 माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान से करते रहिएगा, 22,500 जो लोग कर रहे हैं, और नहीं तो बाकी लोग देखते रहिए, 7572, तो हमारे पास आ गया 32
328, 32328। फिर इसका निकालते हैं तो 21600 माइनस 18048, 18048 तो आ गया 3552, 3552 यहाँ पे कॉमा। अब क्या करना है भैया, तो ये वाली चीज यहां पर है, इधर आ जाएगी, जो भी उस साइड की चीजें हैं वो इस साइड आ जाएंगी। तो अगर आप इधर देखेंगे तो बैंक का हमने टोटल 36760 लिख रखा है, तो यहाँ पे लिख दीजिए। पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन है हमारे पास 5000 था, 7000 था, बैंक का बैलेंस 5000 है, ठीक है। वैसे देखेंगे तो आप बैलेंस शीट में भी 5000 लिखा हुआ है मेमोरेंडम वाली में, तो ये आ जाएगा 5000, ठीक है, 5000 हो गया। देन उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 36760 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 36760। अगर आप ध्यान देंगे तो इस साइड पे सिर्फ कैश में हमारे पास 5880 है, तो ये हमारे पास यहाँ चला जाएगा 5880। देन उसके बाद तो यही दो अमाउंट्स हैं, 328 और अगला है 3552। अब देखना यह है कि क्या इनका टोटल बराबर आ रहा है, क्या कहते हो आप, आएगा? एक फिल्म थी ना 32328, बताओ 5 तारीख को आओगे? 41760, अरे सिंपल ही है, 41760 ही आ रहा है। लीजिए, आसान है। अब बताओ मेमोरेंडम में भी कोई टफ चीज है क्या? आप बोलोगे नहीं सर नहीं है। 41760। आपको इस चैप्टर में बहुत सारे एडजस्टमेंट मिलेंगे, पर उस एडजस्टमेंट का इतना काम नहीं है, बहुत ही आसान चीज है, आप आराम से कर लोगे, बस अपने ऊपर भरोसा रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास थे क्वेश्चंस जो हमने बेसिकली किए। इसमें मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। लैंग्वेज की एक प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारे बुक्स में बहुत सारी टफ लैंग्वेज होगी, उसको पार्ट वाइज काटेंगे तो स्टेप वाइज आप आंसर जरूर पालेंगे, ये मेरा पूरा भरोसा है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो मुझे लगता है कि आने के चांसेस ज्यादा हैं, तो उसकी ओर देखते हैं। हालांकि मैंने बोल दिया आने के चांसेस ज्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसी को कर रहे हैं, आपको ध्यान रख रहे हैं कि हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलो तो फिर अब देखिए, आती है बारी जर्नल एंट्रीज की। द फर्म ऑफ आर्क एंड, क्योंकि जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं वो सारे लगभग बराबर है। इन्वेस्टमेंट का भी कर लिया है हमने, कोई पार्टनर ले गया तो क्या करेंगे, परसेंटेज में दिया होगा तो क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन की हमने थ्योरी सारी पढ़ रखी है, क्वेश्चंस हमने पहले ही करके, वैसा ही सिस्टम चलना है। रिजर्व्स होगा तो बट जाएगा, उसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, तो प्लीज ध्यान से रखिएगा, क्योंकि रिजर्व सब सिंपल होते हैं, हमने पहले भी उनको कर रखा है, ओके। चलो सॉरी, आगे चलते हैं। नाउ द फर्म ऑफ RK&S was dissolved, एक फर्म डिसॉल्व हो गई 31/3/2022 को, ठीक है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग आफ्टर वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एंड बैंक एंड द थर्ड पार्टी लायबिलिटीज हैड बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब देखिए, के एग्रीड टू पे ऑफ हिज वाइफ्स लोन, के जी एग्री हो गए वाइफ्स लोन को देने के लिए, तो याद रखिएगा वाइफ्स लोन आउटसाइड लायबिलिटी होती थी, यहां आती थी। अगर कोई उसको पेमेंट करेगा तो पार्टनर का नाम यहां आएगा, रियलाइजेशन ऊपर है। देखते हैं एंट्री क्या हो रही है, ये देखिए, रियलाइजेशन टू केस कैपिटल, रियलाइजेशन टू के कैपिटल, पार्टनर का नाम यहां आ रहा था। कितने रुपीस से, तो 6000 ही है ना, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। नहीं, बीबी जी तो वैसे भी कहेंगे भाई साहब मेरे पैसे दो, बिजनेस में बोल के मुझसे लोन ले लिया, अब बिजनेस बंद कर रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर टोटल क्रेडिटर ऑफ द फर्म व 40,000, यहां ध्यान देना है, टोटल क्रेडिटर जो थे वो 40,000 है, वर्थ ₹10,000 वर गिवन एज अ पीस ऑफ फर्नीचर कॉस्टिंग ₹8,000। भूल जाओ भैया जी, अगर आपने कोई एसेट दिया है भाड़ में जाए, हमारे किसी काम के नहीं है। इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, अब जो ध्यान देना है वो ये है, रिमेनिंग क्रेडिटर्स अलाउड डिस्काउंट, क्योंकि अगर आपने किसी को कोई एसेट दिया, हमको कोई लेना देना नहीं है, उसकी एंट्री ही नहीं होगी, पढ़ा था हमने, भूलना नहीं। यहीं पर बस यही वो ऐसे तीर फेंकता है जिससे मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं, तो हमें एग्जामिनर भैया जी से संभल कर रहना है, ये पॉइंट को याद रखना है। तो बचा कितना, 40 में से 10 की चीज गई, बचा 30, 30 में से 10% माइनस कर दो, यानी 90%, तो 30,000 इंटू 90 अपॉन 100, तो अभी अभी हमने इस वाला किया भी था, 27,000, खत्म बात। तो भैया जी एंट्री में चलो, यहाँ पे आप 27,000 लिख दोगे, एंट्री तो यही होगी ना, रिलेशन टू बैंक, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करना है, ठीक है, पक्के से करना है, करोगे ना। नाउ अ मशीन दैट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, अब ये रिकॉर्ड नहीं हुई थी, वाज टेकन ओवर बाय के एट ₹3,000 वेयर एज इट्स एक्सपेंस वैल्यू इज 5,000। इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 5,000 थी, उससे फर्क नहीं पड़ता भैया, जिस पे लिया है हम तो वही अमाउंट काउंट करेंगे, ठीक है, चाहे वो कितने की भी हो, तो बस फिर उसी को लिखना है। तो देखिए केस कैपिटल टू रिलेशन, याद है ना,
केस कैपिटल टू रियलाइजेशन, एसेट अनरिकॉर्डेड है इधर आता है, ठीक है। कितने रुपीस से, यहां ध्यान देना है कि ये 3000 से होगा, उसकी वैल्यू कितनी थी इससे इंपॉर्टेंट नहीं है, जितने में वो लेकर गए हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। देन द फर्म हैड अ डेबिट बैलेंस, भैया जी डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब लॉस है, तो पार्टनर्स डेबिट लॉस यानी रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा इन द पीएनएल ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है। अगर पीएनएल वर्ड लिखा है तो यहाँ पे पीएनएल वर्ड आ जाएगा क्योंकि ये लॉस है, ठीक है। और लॉस बटेगा तो इनका रेशो चाहिए पड़ेगा हमें, तो रेशो तो भैया आरकेएस वाज डिसॉल्व्ड, टिन टिन टिनिंग, रेशो हमको नहीं दिया, तो क्या है आंसर, इक्वली बटेगा। मैंने कहा यस, तो फिर ये 15-15 तो 5-5-5 बट जाएगा, 5-5-5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15,000, बस खत्म। ऐसे ही आती हैं एंट्रीज, बहुत ही सिंपल एंट्रीज आती हैं और वो हमें बनती नहीं है, तो आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। फर्म हैड अ डेबिट बैलेंस 15,000 और रेशियो कहीं भी नहीं गिवन है, ठीक है। बस इतनी ही सिंपल आती है जनरल एंट्री, पर फिर भी क्योंकि मैं बार बार इंपॉर्टेंट कह रहा हूं तो एक से क्या होगा, एक और करते हैं, तो चलिए उसको देखते हैं। और एक और बात बता देता हूं मैं आपको कि ये एग्जाम में आया हुआ है, ये वाले क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप सोच के देखिए कितने फ्री के मार्क्स है, पर लोगों को ध्यान नहीं रहता है तो वो गड़बड़ कर देते हैं। नाउ देखिए, सिमर, राजा एंड रीता वो पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है 2:2:1। द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 31 मार्च 2019 आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स अदर देन कैश एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज ऑफ रिलेशन अकाउंट टुक प्लेसेस। तो अब हमें इस पे ध्यान देना है। चलो अभी तो येलो ही रखते हैं। अ डेटर हुज डेब्ट 90,000 हैड बीन रिटन ऑफ एज बैड, पेड रुपीज 88,000 इन फुल सेटलमेंट। हमें पता है कि पेड रुपीज 88,000 है, तो हमें तो फुल सेटलमेंट की एंट्री करनी है। रिसीव हो रहा है कैश, रिलाइजेशन याद रखिए, कैश यहां होगा, रिलाइजेशन यहां होगा, तो कैश टू रियलाइजेशन देखिए एंट्री, या बैंक टू रियलाइजेशन। कितने से, अमाउंट की इंपॉर्टेंस है 88,000 से, बस हो गया, हो गया, खत्म खत्म। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देन उसके बाद हमसे कह रहे हैं क्रेडिटर्स टू हुम 1,21,000 वर ड्यू टू पे एक्सेप्टेड स्टॉक रुपीज 71,000। हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है, 71,000 का एक्सेप्ट कर लिया, थैंक यू। जो बचा बैलेंस 21 माइनस 71 यानी कि 50,000 से एंट्री होगी होगी होगी। मैं बार बार इसको करा रहा हूं क्योंकि यही चीज है जहां पे मार्क्स कटते हैं। तो 5,000 से, अब जाहिर सी बात है क्रेडिटर का पेमेंट एंड रिलेशन टू बैंक है, तो रियलाइजेशन टू बैंक हमारी एंट्री हो गई। अमाउंट हमारे पास 50,000 होगा, इस बात का आपको बस ध्यान रखना है क्योंकि जो एसेट ले लिया उसकी एंट्री नहीं होती। देन उसके बाद राजा हैड गिवन अ लोन, देखिए राजा हैड गिवन अ लोन टू द फर्म, राजा जी ने दिया था। ही वॉज पेड रुपीज 17,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। राजा जी ने लोन दिया था यानी फर्म ने पैसे दिए, फर्म के पास से पैसे गए और एक लोन खड़ा था, तो अब वो भी तो कम होगा, बट फुल सेटलमेंट में यानी 1,000 रुपए का हमें फायदा भी होगा, तो बस फिर उसकी एंट्री करेंगे। 17,000 हमने पेमेंट किए हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो राजा जी का लोन था वो तो 18,000 रुपए से जा रहा है, पर जो मुझे पेमेंट करनी पड़ी वो सिर्फ 17,000 की करनी पड़ी और 1,000 का मुनाफा, ठीक है। बस बात खत्म। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक हो गया। अब चौथा, इन्वेस्टमेंट वर 53,000 आउट ऑफ विच इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज 43 वर टेकन ओवर बाय सिमरन एट 52। देखिए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर कई लोग सस्ते में लेते थे तो मैं सस्ता रेट लिखता था, जैसे 88 मिला था तो मैंने 88 की एंट्री की ना। अब 43 की चीज कोई 52 में ले रहा है तो मेरे लिए तो वो एंट्री 52 की ही होगी, ये याद रखना। बट 53 टोटल वैल्यू थी, उसमें से 43 वो ले रहे हैं जिसकी वैल्यू 52 है, तो बचे अभी भी 10,000। इस 53 का दो हिस्सा हो गया, एक हो गया 43,000 और एक हो गया 10,000। अब इस 43 को तो इन्होंने 52 में ले लिया, तो मैंने भैया यहाँ 52 लिख दिया। इस 10 का क्या होगा, तो उन्होंने कहा है बैलेंस इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड रुपीज 12,000 यानी कि कैश में, तो मुझे 52 यहां 12 यहां पर जाएगा, ठीक है। लिया है यानी कि सिमरन कैश टू रियलाइजेशन। देखिए लोन का हो गया सिमरन कैश टू रियलाइजेशन, सिमरन जी ने 52 में लिया, हमने कहा ओके, 12,000 का रियलाइजेशन है यानी कि टोटल जो हमारा हुआ वो 64,000 हुआ, ठीक है। रियलाइजेशन में जो हमको पैसे एक तरीके से एडजस्टमेंट आएगा वो 64,000 का आएगा। यही बातें बस छोटी छोटी मगर मोटी बातों में याद रखनी है, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट, एक्सपेंस और डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू रुपीज 19,000 द सेम वर पेड बाय दी फर्म। ये तो सिंपल है, पेड बाय दी फर्म है। देखिए 5-6 एंट्रीज में से 3-4 तो इजी आएंगी, एक या दो ही आती है, जैसे कि ये वाली एक एंट्री हो गई,
या फिर जो हमारे पास सेटलमेंट वाली एंट्री थी ये। अब आपने 11th-12th क्लास याद दिलाओगे, यहाँ पे डिस्काउंट लिख दोगे, भैया हम रिलाइजेशन में है, क्लोज होने वाली है बुक, फायदा नुकसान वहीं जाएगा, ठीक है। डिस्काउंट नहीं लिखना, नहीं तो यहाँ डिस्काउंट रिसीव लिख के आ गए। टेक्निकली आप कहोगे अरे यार वो तो भैया डिस्काउंट मिला था, रिसीव होना चाहिए, भाई फर्म बंद हो रही है तो डिस्काउंट रिसीव कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो यही बस छोटी मोटी गलतियां होती। फिर जो लास्ट एंट्री बची है उसको भी कर ही लेते हैं। तो ये देखिए रिलायशन टू बैंक 19,000 रुपए, बस खत्म, ये तो हमें पता ही था। लीजिए, इतनी सिंपल होती है। तो हमारा डिसोल्यूशन चैप्टर भी कंप्लीट होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस है बुक्स में, प्लीज आप उन्हें ट्राई कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछिए। सारे क्वेश्चंस तो नहीं रख सकते क्योंकि क्लास लंबी होती है, तब भी शिकायत आती है। तो यहां पर आकर हमारी ये क्लास खत्म होती है। मेरे हिसाब से पार्टनरशिप हमारा कंप्लीट हो गया है और आपको पता होना चाहिए कि हमारा 3 कोर्स भी आ रहा है, ठीक है, फास्ट ट्रैक कोर्स है, आप वो भी देख सकते हैं। नाउ आगे चलते हैं। तो फिर थैंक यू जो लास्ट में बोलना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हैव स्माइल्स, स्प्रेड स्माइल्स, बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योर लव्ड वंस, ठीक है। फिर मिलेंगे अब हम शेयर कैपिटल में। मुझे उम्मीद है कि पार्टनरशिप में आपको बहुत मजा आया होगा। 36 नंबर अब आप कहोगे कि आपके जेब में हैं। कोशिश कीजिएगा कि जितने भी इजी क्वेश्चंस है पहले आप उनको करें, फिर टफ क्वेश्चंस पर जाएं। एनालिटिकल थिंकिंग को जनरेट करने पे ज्यादा ध्यान दीजिए, इसके लिए थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अब मैं लास्ट में कहूंगा, क्या कहूंगा? टाटा बाय बाय।